Hello everyone. I hope this video of mine finds you in the best of health, best of spirits and best of your preparations for the upcoming exams. So हमारा दिसंबर 2021 मिशन चल रहा है. दिसंबर में जो एक अपकमिंग एग्जाम्स उनमें में अच्छे से नंबर स्कोर करने हैं, अच्छे से रैंक्स लेके आने हैं और उसके लिए हमारी तैयारी ऑनगोइंग है. आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी अमेंडमेंट क्लास अवेलेबल करवा दी गई है. साथ के साथ जीएसटी के जो एमसीक्यू केस स्टडीज हैं उनका सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल करवा दिया गया है. वेरी शॉर्टली आपके पास इनकम टैक्स की जो एमसीक्यूज के केस स्टडीज हैं उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे. और साथ के साथ आपको पता ही है दैट फ्रॉम 8 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद रिविजनरी सेशंस आल्सो. सो वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कि दिसंबर वाले एग्जाम्स अच्छे से क्लियर करने हैं, एग्जाम्स में अच्छे से आंसर्स लिख के आने हैं और कोई स्कोप ही नहीं छोड़ना है कि आईसीआई हमारे नंबर काट सके या नंबर रोक सके. सो एग्जिस्टिंग जो वीडियो है, एग्जिस्टिंग वीडियो अब किस चीज को टैकल कर रहा है? एग्जिस्टिंग वीडियो जो है वो अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो आईसीआई ने रिवीजन टेस्ट पेपर्स आरटीपीज रिलीज की हैं उनको टैकल कर रहा है. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ रिवीजन टेस्ट पेपर आईसीआई ने जो रिलीज किया हुआ है दिसंबर 21 एग्जाम्स का, उसके दोनों पोर्शंस इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं. एमसीक्यूज भी एज वेल एज द सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स. हमें पता ही है भाई आरटीपी इज अ ग्रेट मेजर टू चेक कि हम एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितने प्रिपेयर्ड नहीं है. प्लस जितनी भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होती है उन पे जनरली आरटीपी में हमारे पास क्वेश्चन होता ही होता है. So RTP, we always say that we have to cover RTP just to get an idea as to how ICI is framing questions and what kind of questions can we expect in the exams. So ये रिवीजन टेस्ट पेपर जो है आई गेस आपने ICI की वेबसाइट से एक्सेस कर लिया होगा. नहीं किया है तो मैं आपको इस एग्जिस्टिंग वीडियो में भी इस रिवीजन टेस्ट पेपर का लिंक आपको अवेलेबल करवा रहा हूं. स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट फर्स्ट विद इनकम टैक्स. जिस सीक्वेंस में ये आरटीपी आईसीआई ने बनाई हुई है उसी सीक्वेंस में इसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज, बिफोर यू अटेम्प्ट दिस आरटीपी आई वांट यू कि आप लोगों ने अमेंडमेंट्स कवर कर ली हो. इन केस आप लोगों के एंड से अमेंडमेंट्स कवर नहीं हैं तो फिर आप इस आरटीपी को बाद में कीजिएगा, पहले अमेंडमेंट्स कीजिएगा. इस आरटीपी के अंदर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है उनके पॉइंट्स भी इनकॉर्पोरेटेड है. तो अगर आप लोगों ने अमेंडमेंट वीडियो देखा हुआ है दिसंबर एग्जाम्स के लिए, वेल एंड गुड, आप आरटीपी देख सकते हो. अगर आपने अमेंडमेंट वीडियो नहीं देखा तो पहले अमेंडमेंट वीडियो देखेंगे और फिर उसके बाद आप आरटीपी को अटेम्प्ट करेंगे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. पहले हमारे पास केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है इनकम टैक्स के. Mr. Animesh, an Indian citizen aged 61 years, has set up his business in Canada and is residing in Canada since 2009. He owns a house property in Canada, half of which is used by him for his residence and half is given on rent. Converted into INR is rupees 12 lakh per annum. He purchased a flat in Delhi on 13th August 2018 for rupees 42 lakhs. ठीक है. The stamp duty value of flat was rupees 35 lakhs. Flat आपने 42 lakhs में खरीदा था, stamp duty value 35 lakhs है. He has taken a loan from Canara Bank in India of rupees 34 lakh for purchase of this flat. The interest on such loan for financial year 2021 was rupees 3,14,000 and principal repayment was rupees 80,000. Mr. Animesh has given this flat on a monthly rent of rupees 32,500 since April 2019. The annual property tax of Delhi flat is rupees 40,000, which is paid by Mr. Animesh whenever he comes to India to meet his parents. Mr. Animesh visited India for 120 days. Mr. Animesh visited India for 124 days during the previous year 2021. इसके आगे क्या लिखा हुआ है? Before that, he visited in India in total for 366 days during the period 1st April 2016 to 31st March 2020. He had a house in Ranchi which was sold in May 17. In respect of this house, he received arrears of rent of rupees 2,96,000 in Feb 2021, not taxed earlier. He also derived some other incomes during the financial year 2021, which are as follows. First, profit from business in Canada, 275. Interest on bonds of an Indian company or Canadian company, rupees 3,60,000, out of which 50% was received in India. Income from Apple Orchid in Nepal given on contract and the yearly contract fee of rupees 5 lakh for financial year 2021 was received by Animesh in Nepal. ठीक है जी. इसके बाद Mr. Animesh has sold 10,000 listed shares at 480 per share of A Limited, an Indian company, on 15 September 2020, which he acquired on 5th April 2016 at rupees 100 per share. STT was paid both at the time of acquisition as well as at the time of transfer of such shares. On 31st January 2018, the shares of A Limited were traded on a recognized stock exchange as under: highest price 300, average price 290, lowest price 280.
बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5. ठीक है, पूरी केस स्टडी में दे रखी है. What would be the residential status of Mr. Animesh for assessment year 21-22? Mr. Animesh का क्या स्टेटस होगा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होगा? तो यार एक चीज देखो, अनिमेश जो है ना, ही इज एन इंडियन सिटीजन. अनिमेश एक इंडियन सिटीजन है और वो कनाडा में रह रहा है 2009 से और उसका कनाडा में बिजनेस सेटअप है. मिस्टर अनिमेश एक इंडियन सिटीजन है, उसका कनाडा में बिजनेस सेटअप है और वो कनाडा में 2009 से रह रहा है. याद करो, आप लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ है मेरे साथ कि एक नया सेक्शन हमारे पास, नई अमेंडमेंट्स आई थी सेक्शन 6 में, और उन अमेंडमेंट्स में क्या कहा गया था? उन अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि अगर इंडियन सिटीजन कोई है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसका जो इंडिया छोड़ के गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और उस पर्सन की अगर टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज अगर 15 लाख से ज्यादा है तो वो इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा, अगर उसका करंट ईयर का स्टे जो है वो 120 डेज या इससे ज्यादा है और पिछले 4 सालों का स्टे 365 डेज या इससे ज्यादा है. लेकिन अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 150 लाख 15 लाख के अंदर है, 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वहां पे फिर आप उसे इंडिया में रेजिडेंट तभी कहोगे जब उसका करंट ईयर का स्टे 182 डेज या इससे ज्यादा है. वंस अगेन, अगर इस पर्सन की टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, अगर इस पर्सन की टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस अगर ये 15 लाख से ज्यादा है, इफ इट इज मोर देन 15 lakhs, तो आप इसे रेजिडेंट कब कहोगे? आप इसे रेजिडेंट तब कहोगे जब इसका करंट ईयर का जो स्टे है वो 120 डेज या इससे ज्यादा है और साथ के साथ लास्ट 4 इयर्स का जो स्टे है, लास्ट 4 इयर्स का इसका जो स्टे है वो 365 डेज या इससे ज्यादा होना चाहिए. करंट ईयर का स्टे 120 डेज या इससे ज्यादा, लास्ट 4 इयर्स का स्टे 365 डेज या इससे ज्यादा. लेकिन अगर इसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अगर इसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख के अंदर है, तो आप इससे रेजिडेंट तभी कहोगे जब इसका करंट ईयर स्टे जो है वो करंट ईयर स्टे 182 डेज या इससे ज्यादा है. एक बार इसका रेलेवेंट जो लॉ है एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो. एक बार इसको समरी से देख लेते हैं. तो आप लोगों के साथ मैंने मेन क्लास में ये वाला पॉइंट डिस्कस किया हुआ है. ये अमेंडमेंट जो थी वो बजट 2020 से आई थी. सो क्या क्या चेंजेस हैं इस रेजिडेंशियल स्टेटस में, हमने ये बात पढ़ी हुई है. इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट, अगर इसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज डज नॉट एक्सीड 15 lakhs है, तो जो पहले बजट हुआ था आपको वही पढ़ना है. ठीक है, और पहले जो आप लॉ होता था वही पढ़ना है. लेकिन अगर आपका टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है तो जो बजट 2020 के थ्रू नया लॉ आया था वो पढ़ना है. और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है करंट ईयर स्टे 182 डेज या इससे ज्यादा रेजिडेंट. करंट ईयर स्टे अगर आपका 120 डेज से कम है तो नॉन रेजिडेंट. करंट ईयर का स्टे अगर आपका 182 डेज से कम है लेकिन 120 डेज या इससे ज्यादा तो पिछले 4 साल का स्टे देखोगे. पिछले 4 साल का स्टे अगर 365 डेज या इससे ज्यादा तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट. और अगर रेजिडेंट हो तो आपको सीधा मान लिया जाएगा एनओआर. ये लॉ आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है. एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ सेटिंग अप बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख के अंदर है तो उसे इंडिया में रेजिडेंट तभी बोला जाएगा जब उसका करंट ईयर का स्टे 182 डेज या इससे ज्यादा है. लेकिन अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है तो उसे आप इंडिया में रेजिडेंट कहोगे अगर उसका करंट ईयर का स्टे 120 डेज या इससे ज्यादा और पिछले 4 साल का स्टे 365 डेज या इससे ज्यादा है. और इस रीजन की वजह से अगर वो इंडिया में रेजिडेंट है तो उसे हमेशा एनओआर ही माना जाएगा. तो मेरा एग्जिस्टिंग जो क्वेश्चन है ना, एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में सारे के सारे फैक्ट्स लग रहे हैं. मेरे को अभी पता नहीं है कि इसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कितनी है. तो फिलहाल एक बार ना मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेंडिंग छोड़ रहा हूं. मैंने इसका रेलेवेंट लॉ आपको बता दिया है, मैं इसका आंसर भी पेंडिंग छोड़ रहा हूं. बिकॉज देखो मेरे से ना क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अनिमेश फॉर असेसमेंट ईयर 21-22.
तो फोर्थ क्वेश्चन में जब मैं मिस्टर अनिमेश की टोटल इनकम निकालूंगा, वहां से मेरे को आइडिया लग जाएगा कि 15 लाख के अंदर अंदर इसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज है या नहीं है। अगर नहीं है, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख के अंदर अंदर है, तो उस सिचुएशन में इस पर्सन को आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट बोलोगे, बिकॉज इसका करंट ईयर का स्टे 182 डेज से कम है। लेकिन अगर इसके टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है, तो आप इसे इंडिया में रेजिडेंट बोलोगे, बिकॉज इसका करंट ईयर का स्टे 120 डेज या इससे ज्यादा है और पिछले 4 सालों का स्टे 365 डेज या इससे ज्यादा है। और आपने पढ़ा अगर रेजिडेंट होगा तो ये एनओआर माना जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। What would be the amount taxable under the head income from house property in the hands of Mr. Animesh for assessment year 21-22? What would be the amount of income taxable under the head income from house property in the hands of Mr. Animesh for assessment year 21-22? देखते हैं। तो यार ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहां तक दी गई है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहां तक दी गई है, ये सारी की सारी आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए रेलिवेंट है। So he purchased a flat in Delhi on 13th October 2018 for 42 lakhs. The stamp duty value of the flat was rupees 35 lakhs. He has taken a loan from Canara Bank in India of rupees 34 lakh for purchase of this flat. आपने प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लिया है। इस प्रॉपर्टी की एसडीवी 35 लाख्स है। इस प्रॉपर्टी के लिए आपने 34 लाख्स का लोन लिया है। ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी 42 लाख्स में। The interest on such loan for financial year 2021 was rupees 3,14,000 and principal repayment was rupees 80,000. जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसके लिए आप सेक्शन 80C में डिडक्शन ले सकते हो, और जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के लिए आप हाउस प्रॉपर्टी में बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है जी। Mr. Animesh has given this flat on a monthly rent of rupees 32,500 since April 2009, 2019. The annual property tax of Delhi flat is rupees 40,000, which is paid by Mr. Animesh whenever he comes to India to meet his parents. Mr. Animesh visited India for 124 days. He had a house in Ranchi, which was sold in May 17. In respect of this house, he received arrears of rent of rupees 2,96,000 in Feb 2021, not taxed earlier. फरवरी 2021 में आपको 2,96,000 का arrears of rent मिला और ये पहले टैक्स नहीं हो रखा। तो दो चीजें हैं, एक तो रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट है, और एक आपके पास प्रॉपर्टी है जो आपने किराए पे दी हुई है। तो प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे दी हुई है, आप कहोगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फेयर रेंट, म्यूनिसिपल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल शैल बी टेकन एज जीएवी। तो आपकी जीएवी कितनी आएगी? आपकी जीएवी आएगी 32,500 इंटू 12, विच शैल बी इक्वल टू रुपीज 3,90,000। नेक्स्ट, इसमें से आप माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। कितने के म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस होंगे? 40,000 के म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस होंगे। जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद आपके पास आएगा एनएवी। एनएवी विल बी इक्वल टू रुपीज 3,50,000। इसमें से फिर आप माइनस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। 24A में आपकी डिडक्शन आ जाएगी 1,05,000। एंड बिकॉज प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे गई है, प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन रेंट, इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो आपका 24B में जो डिडक्शन है वो 24B का डिडक्शन आपका आएगा रुपीज 3,14,000। कंप्लीट आपका जो रेंट है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना है? आपके पास हाउस प्रॉपर्टी लॉस है 69,000। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना है? 69,000 इस प्रॉपर्टी से। लेकिन आपके पास साथ के साथ रेंट एरियर्स की रिकवरी भी है। आपके 2,96,000 के एरियर्स ऑफ रेंट है। तो एरियर्स ऑफ रेंट जो है आपको पता है एज पर सेक्शन 25A, एरियर्स ऑफ रेंट जो उसका 70% अमाउंट टैक्स होता है। एरियर्स ऑफ रेंट का 70% अमाउंट टैक्स होता है। सो 2,96,000 का 70%, 2,96,000 का 70%, सो 2,96,000 का अगर मैं 70% करता हूं तो कितना आता है? 2,96,000 इंटू 70%, ये मेरे पास आता है 2,07,200। तो आपकी नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आई? आपकी नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम आई 2,07,200 माइनस 69,000। तो ये कितनी आएगी आपके पास? 1,38,200, 1,38,200। देखें ऑप्शन में है ये,
बिल्कुल है, बी पॉइंट है. So what would be the amount of income taxable under the head income from house property in the hands of Mr. Animesh for assessment year 21-22? तो आंसर इज 1,38,200. इसके बाद नेक्स्ट, what amount of capital gains would arise in the hands of Mr. Animesh on transfer of shares of A Limited? ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, सेक्शन 112A वाला डिस्कशन है. आपने जो लिस्टेड शेयर्स है वो खरीदे हुए हैं 31 जनवरी 2018 से पहले. जहाँ पे लिस्टेड शेयर्स हमने खरीदे होते हैं 31 जनवरी 2018 से पहले, वहाँ पे आपके पास कॉस्ट क्या आती है? वहाँ पे आपके पास कॉस्ट आती है हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या फिर लोअर ऑफ सेलिंग प्राइस और एफएमवी as on 31st January 2018. 31st January 2018. अब आप एक चीज देखो, शेयर आपने बेचा 480 में है तो आपका सेलिंग प्राइस विल बी 480. आपका जो सेलिंग प्राइस है दैट सेलिंग प्राइस विल बी 480. आपने शेयर खरीदा कितने में है? आपने शेयर खरीदा 100 रुपए में, तो एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपए है. अब एफएमवी जो है, आपको पता है कि 31 जनवरी 2018 को अगर आपको मल्टीपल प्राइजेस दिए गए हैं तो ये आपको क्लास में बताया गया है, आप हाईएस्ट प्राइस लोगे, यू विल टेक द हाईएस्ट प्राइस. सो हाईएस्ट प्राइस इज 300. सो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आएगा 480 और 300, विच एवर इज लोअर. तो इन दोनों में से कंसिडर होगा 300. और बाद में आप कहोगे 100 और 300 विच एवर इज हायर. तो इन शेयर्स की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके पास आएगी 300 रुपए. तो ये जो शेयर्स हैं 10,000 लिस्टेड शेयर्स हैं, ये 10,000 लिस्टेड शेयर्स आपने बेचे जो हैं वो बेचे हैं, इनका सेलिंग प्राइस है 480 और इनका कॉस्ट प्राइस जो है, इनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आएगा आपके पास 300 एज पर दिस फॉर्मूला. और आपको पता है जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A में कवर होते हैं वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता. असेट ऑल्दो लॉन्ग टर्म है बट स्टिल आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी ₹48 lakhs. देन योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी इक्वल टू ₹30 lakhs. 300 into 10,000 इट विल बी इक्वल टू ₹30 lakhs. तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A इट शैल बी ₹18 lakhs, 18 लाख. ठीक है. सो देखें 18 लाख का ऑप्शन है. व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन वुड अराइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अनिमेश ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड? 18 लाख आपको ऑप्शन दिया गया और आंसर विल बी 18 लाख. नेक्स्ट, what would be the total income of Mr. Animesh for assessment year 21-22 if he does not opt to pay tax under section 115 BAC? क्या टोटल इनकम होगी मिस्टर अनिमेश की फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अगर वो 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करता? भाई 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करता तो मैं डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकता हूं. अगर मैं 115 बीएससी ऑप्ट करता हूं तो मैं डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं ले सकता, ये पता ही है आपको. तो यार एक चीज देखो, आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑलरेडी निकाल चुके हो. हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज इक्वल टू ₹1,38,200. ठीक है जी. इसके बाद इसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप निकाल चुके हो 18 लाख रुपए. ठीक है. हमने पेज नंबर 2 पे जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो कंसिडर कर ली है. हमने पेज नंबर 1 पे जो इंफॉर्मेशन है, he owns a house property in Canada, half of which is used by him for residence and half is given on rent. अब भाई इसके बाद ये इंफॉर्मेशन भी आपको दे रखी है कि कनाडा से बाहर से इनकम कमाई गई है. अब आपको आइडिया लगना चाहिए कि भाई पर्सन जो है वो पर्सन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, आरओआर है, एनओआर है, उसी के बेसिस पे तो मैं इसकी टोटल इनकम निकाल पाऊंगा. अब आप एक चीज देखो यार, इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और है. यहाँ पे लिखा था द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 वाज 3,14,000 एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट वाज 80,000. इस 3,14,000 के लिए आप ऑलरेडी सेक्शन 24B में बेनिफिट ले चुके हो. प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है उसके लिए आपको एटीसी में बेनिफिट मिलता है, बट एटीसी में कुछ कंडीशंस होती है. कंडीशन ही होती है दैट द लोन शुड हैव बीन टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस ओनली. सो इन दिस केस द फ्लैट इज बीइंग गिवन ऑन रेंट फॉर रेजिडेंस. तो सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए लेट आउट की है और साथ के साथ इस प्रॉपर्टी के लिए जो आपने लोन लिया था वो इनिशियली प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लिया था. आपने कैनरा बैंक से जो लोन लिया था वो इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लोन लिया था. यू हैव टेकन दिस लोन फॉर परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी.
तो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है उस प्रिंसिपल रीपेमेंट का आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। अब सीधी सी चीज, आपको पता ही है कि जो डिडक्शंस है दे आर ऑलवेज अलाउड फ्रॉम नॉर्मल इनकम, दे आर नेवर अलाउड फ्रॉम स्पेशल इनकम। इस क्वेश्चन में आपके 18 लाख के जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गए हैं, ये कंफर्म हो चुका है दैट योर टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा ही आएगी। जब वो टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा ही आएगी तो आप इस पर्सन को इंडिया में रेजिडेंट कह सकते हो, क्योंकि इसका करंट ईयर का स्टे 120 डेज या इससे ज्यादा है और पिछले 4 साल का स्टे इसका 365 डेज या इससे ज्यादा है। टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज अगर 15 लाख या इससे ज्यादा होती है इन दी केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन हु हैज शिफ्टेड आउटसाइड इंडिया एंड इज हैविंग बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो वहां पे करंट आपको पर्सन को आप रेजिडेंट बोल सकते हो अगर करंट ईयर का स्टे 120 डेज या इससे ज्यादा है और पिछले 4 साल का स्टे 365 डेज या इससे ज्यादा है जो है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन मिस्टर अनिमेश इंडिया में रेजिडेंट कहलाएगा, और जो पर्सन इन कंडीशंस की वजह से रेजिडेंट कहलाता है उसे सीधा एनओआर मान लिया जाता है। तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आंसर आएगा कि ये एनओआर है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। और जब आप एनओआर होते हो तो आपकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होती है? आपकी वो इनकम इंडिया में टैक्स होती है जो आपने इंडिया से कमाई है या इंडिया में रिसीव करी है। जो इनकम आपने इंडिया के बाहर कमाई है या जो इनकम आपने इंडिया के बाहर रिसीव करी है, जो इनकम आपने इंडिया के बाहर कमाई है और इंडिया के बाहर रिसीव करी है, वो इंडिया में टैक्स नहीं होगी। इनकम अकरिंग अराइजिंग अब्रॉड एंड रिसीव्ड अब्रॉड आर नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ एनओआर एंड एनआर। इसके दो एक्सेप्शन होते हैं एनओआर के केस में, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया विच वाज इनिशियली which is being controlled from India, and income from profession outside India which was initially set up in India, which was initially set up in India। तो एक चीज देखो यार, ये कनाडा में जो घर है जो आप हाफ रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो, हाफ रेंट पे दे रहे हो, इसकी इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी बिकॉज ये प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है। नेक्स्ट, profit from he has derived some other incomes during financial year 2021 which are as follows: profited from business in Canada 275, ये इंडिया में टैक्स नहीं होगी। क्यों टैक्स नहीं होगी? बिकॉज इनकम आपने इंडिया के बाहर कमाई है, बाहर की इनकम बाहर कमाओगे, बाहर रिसीव करोगे, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, interest on bonds of a Canadian company rupees 6,20,000 out of which 50% was received in India. The total income that you have earned outside India is rupees 6,20,000 out of which rupees 3,10,000 is received in India. तो 3,10,000 इंडिया में टैक्स हो जाएगा। इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्किड इन नेपाल गिवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड द ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फी ऑफ रुपीज 5 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 वाज रिसीव्ड बाय अनिमेश इन नेपाल। तो सीधी सी बात है, बाहर की इनकम है, इंडिया में टैक्स नहीं होगी। तो ये पर्सन एनओआर है और एनओआर होने के बाद इसकी आप इनकम कैसे निकालोगे भाई? इसकी इनकम आएगी इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ कैनेडियन कंपनी, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ कैनेडियन कंपनी। तो कैनेडियन ये आएगा 3,10,000 एंड एटीसी में आपका डिडक्शन आएगा प्रिंसिपल रीपेमेंट। एटीसी में आपका डिडक्शन आएगा प्रिंसिपल रीपेमेंट। दिस इज रुपीज 80,000। तो आपके पास ये टोटल कितना आएगा? 1,38,200 प्लस 18 लाख प्लस 3,10,000 माइनस 80,000, तो आपके पास ये आएगा 21,68,200। 21,68,200 दिस विल बी योर टोटल इनकम। सो देखें ये ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, 21,68,200। नेक्स्ट, what would be the tax liability computed in the manner so as to minimize his tax liability of Mr. Animesh for assessment year 21-22? What would be the tax liability of Mr. Animesh for assessment year 21-22 computed in the manner so as to minimize his tax liability? तो यार एक चीज देखो, टोटल इनकम जो है वो 21,68,200 है, तो इसमें से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 18 लाख का है और ये सेक्शन 112A का है, और बाकी जो इनकम है वो नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल इनकम कितने की है? 3,68,200। 3,68,200। देखो, अगर मैं सेक्शन 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करता, अगर मैं सेक्शन 115 बीएससी जो है वो 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करता,
इफ आई डोंट ऑफर सेक्शन 115 बीएससी मेरे को डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब मेरी जो यहाँ पे नॉर्मल इनकम है वो नॉर्मल इनकम 3,68,200 है। ये जो पर्सन है इस पर्सन की एज अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे ना, ही इज एन इंडियन सिटीजन एजेड 61 ईयर्स, और ये इंडिया में एनओआर है, एनओआर होता तो रेजिडेंट ही है, और एज जो है वो एज इसकी 60 ईयर्स एंड अबव है। तो आप इसको इंडिया में सीनियर सिटीजन बोलोगे और इसे 3 लाख का स्लैब अलाउ करोगे। हैड ही बीन नॉन रेजिडेंट तब आप इसे 3 लाख का स्लैब नहीं देते, तब आप इसे 2.5 लाख का स्लैब ही देते। बट बिकॉज ही इज अ एनओआर, एनओआर इज अल्टीमेटली अ रेजिडेंट, और एज 60 ईयर्स या इससे ज्यादा है, तो आप इसको सीनियर सिटीजन मान के इसको 3 लाख का स्लैब अलाउ करोगे। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं सेक्शन 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करता तो मेरे को इस 3 लाख पे कोई, स्टार्टिंग के 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है, और उसके बाद वाला जो अमाउंट है मेरा, उसके बाद वाला 68,200 वाला जो अमाउंट है, इस पे मेरे को 5% का टैक्स देना है। अगर मैं सेक्शन 115 बीएससी ऑप्ट कर लेता तो मेरे को डिडक्शन नहीं मिलती, मेरी नॉर्मल इनकम ज्यादा होती। In the existing question, it is sensible not to offer section 115 BSc because यहाँ पे जो इनकम है वो थोड़ी सी है, यहाँ पे कोई 115 BSc को ऑप्ट करने से फायदा नहीं है। 115 BSc ऑप्ट करोगे तो इनकम ज्यादा ही आएगी और टैक्स ज्यादा ही बनेगा। So in this particular example, it is sensible if we do not offer section 115 BSc. तो 68,200 को अगर आप 5% से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी नॉर्मल इनकम पे जो टैक्स है वो टैक्स आएगा 3410। नेक्स्ट, फिर इसमें आप ऐड करोगे टैक्स ऑन एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 है, 18 लाख का है, तो 18 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो और उससे फिर बाद में 10% से मल्टीप्लाई करो। क्यों सर 1 लाख क्यों माइनस किया है? आपने सेक्शन 112 में पढ़ा 10% की रेट लगाई जाती है आफ्टर गिविंग एन एग्जेम्पशन ऑफ ₹1 लाख, तो आपका ये अमाउंट आएगा 1,70,000। तो ये टैक्स बिफोर सेसेस आपके पास आ जाएगा 1,73,410। 1,73,410 में अगर मैं 4% के सेसेस जोड़ दूं तो मेरे पास फिगर आएगी आफ्टर सेसेस, आफ्टर सेसेस मेरे पास फिगर आएगी 1,80,346.4। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये राउंडेड ऑफ आएगी ₹1,80,350। तो आपका फिफ्थ का सी आंसर इज 180,350। तो रियली गुड केस स्टडी फ्रॉम आईसीआई, टेस्टिंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बट हमने तरीके से इस केस स्टडी को अटेम्प्ट कर लिया है। चलते आगे, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ढंग से पढ़ो। प्लीज रीड द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस केयरफुली। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास इंडिविजुअल एमसीक्यू है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू एक ही था, वो हमने केस स्टडी एक ही थी वो हमने कर लिया, उस पर 5 एमसीक्यूज थे। अब आगे आपके पास इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं। करते हैं डिस्कस। Mr. T, an Indian citizen and resident of India, earned dividend income of ₹4,500 from an Indian company, which was declared on 1st October 2010 and paid in cash to Mr. T. What are the tax implications with respect to dividend in the hands of Mr. T and Indian company? Mr. T, an Indian citizen and resident of India, earned dividend income of ₹4,500 from an Indian company, which was declared on 1st October 2020 and paid in cash to Mr. T. What are the tax implications with respect to the dividend in the hands of Mr. T and Indian company? यार सीधी सी बात है, डिविडेंड अब आपको पता है फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021 ऑनवर्ड्स डिविडेंड पे कंपनी को कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना नहीं पड़ता, बिकॉज कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल होता है, और जिस टाइम पे कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उस टाइम पे कंपनी पे टीडीएस की ऑब्लिगेशंस भी आ सकती हैं। डिविडेंड पे टीडीएस का जो सेक्शन है वो सेक्शन हमारे पास सेक्शन 194 है। सेक्शन 194 क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी मेक्स पेमेंट टू रेजिडेंट शेयर होल्डर। ये देखो, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स वेयर डिविडेंड इज बीइंग पेड टू अ शेयर होल्डर बीइंग एन इंडिविजुअल by any mode other than cash, and the aggregate amount of dividend distributed or paid during a financial year by the company to such shareholder does not exceed 5,000. डिविडेंड जो है वो एक इंडिविजुअल को पे होना चाहिए, वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, बट ऑब्वियस सी बात है ऊपर लिखा भी हुआ है।
योर मोड ऑफ पेमेंट शुड बी एनी मोड अदर देन कैश, और अगर आपका पूरे साल का एग्रीगेट डिविडेंड जो है वो 5,000 के अंदर अंदर है तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर टीडीएस कटा, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट 10% for the period from 14th May 2020 to 31st March 2021, rate of 7.5% shall be used. मेरे एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में मिस्टर टी इंडियन सिटीजन है, इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, डिविडेंड मिल रहा है 4500 का। इस डिविडेंड पे टीडीएस में एग्जेम्पशन मिल सकती थी, बट डिविडेंड किस में पे हो गया? कैश में। आपने ये पढ़ा कि डिविडेंड जहां पे एक इंडिविजुअल को पे होता है और वो इंडिविजुअल है, वो इंडिया में रेजिडेंट है, उसको जो डिविडेंड पे किया जा रहा है उस डिविडेंड पे टीडीएस नहीं कटेगा, उस डिविडेंड पे टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो डिविडेंड पे हो रहा है, अगर वो डिविडेंड जो है वो पे हो रहा है जिसका एग्रीगेट अमाउंट 5,000 के अंदर अंदर है, एंड इट इज बीइंग पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, बाय एनी मोड अदर देन कैश। बट यहाँ तो मेरा डिविडेंड किस में जा रहा है? कैश में जा रहा है। तो ऑल द अमाउंट 4500 के अंदर अंदर है, बट स्टिल टीडीएस कटेगा। और क्योंकि जो आपका डिविडेंड जा रहा है वो आपका 14 मई 2020 या उसके बाद जा रहा है, तो 7.5% की रेट लगेगी। तो द करेक्ट आंसर विल बी such dividend is taxable in the hands of Mr. T and Indian company is required to deduct TDS at 7%, 7.5%. Done. Next, 7th point. Mr. X is a working partner and Mr. Y is a non-working partner of XYZ partnership firm. ठीक है जी। XYZ partnership firm is subjected to tax audit under section 44AB for previous year 21-22. What is the due date of filing return of income for Mr. X and Mr. Y for assessment year 21-22? भाई XYZ partnership firm का tax audit हो रहा है, तो जो XYZ partnership firm है इसके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? इसके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आपके पास रहेगी 31 अक्टूबर 2021, 31 अक्टूबर 2021 आपके पास ड्यू डेट रहेगी। और आपको पता है जिस पार्टनरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट होता है उसके पार्टनर्स की भी रिटर्न फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर की लेके चलते हैं, चाहे आपका जो पार्टनर है वो वर्किंग पार्टनर है, चाहे आपका पार्टनर जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है। सो व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई फॉर असेसमेंट ईयर 21-22? द आंसर विल बी 31 अक्टूबर 2021 फॉर बोथ मिस्टर एक्स एंड Mr. Y. 31st October 2021 for both Mr. X and Mr. Y. Next, Mr. Arpit, an employee of MNO Private Limited. MNO Limited has contributed rupees 1,61,280 towards NPS and similar amount is contributed by his employer. अगर एक पर्सन अपने खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन से एनपीएस में पैसा डालता है तो उसे 80 CCD 1 में बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए बेनिफिट आपको 80 CCD 2 में मिलता है। His basic salary is rupees 80,000 per month and dearness allowance is 40% of basic salary which forms part of retirement benefits. तो यार इसका जो बेसिक पे है वो आएगा 80,000 into 12 months. This is rupees 9.6 lakhs. जो डियरनेस अलाउंस है वो आएगा 9.6 lakhs into 40%. तो यार 9.6 lakhs into 40%, it comes out to rupees 3.84 lakhs. So 9,60,000 into 1.4, तो आपके पास रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी आएगी, कितनी आएगी? 13,44,000. रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी विल बी रुपीज 13,44,000 बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि डियरनेस अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. Next, he has also paid rupees 55,000 towards LIC premium for himself and his wife and medical insurance of rupees 35,000 by cross check for his mother being a senior citizen during previous year 2021. How much deduction is available under chapter 6A while computing total income of Mr. Arpit for assessment year 21-22? तो समझो भाई, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 80C और 80C में आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, खुद के और स्पाउस का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसके लिए आप बेनिफिट ले लोगे 55,000. इसके बाद बारी आती है 80 CCD 1. 80 CCD 1 में आपको अपने खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए बेनिफिट मिल सकता है. कितने तक का बेनिफिट मिलता है? अप टू 10% ऑफ आरबीएस. आपने कंट्रीब्यूट हालांकि 1,61,280 किया है, बट 10% ऑफ आरबीएस विल बी रुपीज 1,34,400. 1,34,400 इज 10% ऑफ आरबीएस. अब 80 CCD 1 में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? 1,34,400 मिलना चाहिए, बट साथ में हमें एक और पॉइंट याद रखना पड़ता है. क्या पॉइंट हमें याद रखना पड़ता है?
हमें पॉइंट ये याद रखना पड़ता है दैट ओवरऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD1 शुड नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 लाख। सेक्शन 80CCE कहता है दैट योर एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD1 शुड नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 लाख। तो यार फिर आपको 80CCD1 में 95,000 का ही बेनिफिट मिल पाएगा। क्यों? बिकॉज 1.5 लाख में से 55,000 की जगह तो 80C लेके चला गया, तो 80CCD1 में तो सिर्फ 95,000 की जगह है। देन एक और आता है सेक्शन 80CCD1B। अगर आपको अपने पूरे कंट्रीब्यूशन के लिए, आपको 100% बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो आप 80CCD1 में बेनिफिट लेने जा सकते हो। तो 80CCD1 में 1,61,280 माइनस 95,000, तो ये अमाउंट कितना आएगा? दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू रुपीज 66,280। तो 80CCD1B में आप मैक्सिमम कितना बेनिफिट ले सकते हो? 80CCD1B में मैक्सिमम 50,000 बेनिफिट ले सकते हो। आपके खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए 80CCD1 में 95,000 ही मिला, 66,280 का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाया। 80CCD1 भी इस पोजीशन में आता है, बट 80CCD1B में आपका बेनिफिट इज रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम टू रुपीज 50,000। अच्छा, एक और पॉइंट आएगा 80CCD2 एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 1,61,280। आपको याद होगा ये एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में पहले हम ऐड करते हैं और बाद में एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन अलाउ करते हैं, बट डिडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 10% ऑफ RBS, तो यहां पे आएगा 1,34,400। नेक्स्ट, आपने अपनी वाइफ और स्पाउस, आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 35,000 का मदर के लिए, और मदर सीनियर सिटीजन है, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए बेनिफिट 80D में मिलेगा। एंड बिकॉज मदर इज सीनियर सिटीजन, द मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 80D विल बी रुपीज 50,000। आपने प्रीमियम पे किया 35 का, बाय क्रॉस चेक चलेगा। 80D में हम कहते हैं भाई एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए, तो 80D में यहाँ पे आपको 35,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। इन सबका एग्रीगेट टोटल लगाओ, 55 प्लस 95 प्लस 50 प्लस 134,400 प्लस 35, तो कुल मिला के आपके पास ही आएगा 3,69,400। तो 3,69,400 जो पॉइंट नंबर बी है, उतना डिडक्शन आपको मिलेगा। डन। आगे नेक्स्ट 9th और 10th पढ़ो आप अपने एंड पे। प्लीज रीड MCQ नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। देखते हैं भाई क्वेश्चन। A building was acquired on 1st April 1995 for rupees 20 lakh and sold for rupees 80 lakh on 1st June 2020. The stamp duty value on the date of transfer was rupees 85 lakhs. The fair market value of the building on 1st April 2001 was rupees 25 lakhs. Its stamp duty value on the same date was rupees 20 lakhs. Determine the capital gains on sale of such building for assessment year 21-22. तो बिल्डिंग आपने कितने में एक्वायर की? बिल्डिंग आपने एक्वायर की 20 लाख में। तो आपका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 1 अप्रैल 1995 का है, कितने का? 20 लाख का। आपकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को है 25 लाख रुपए, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी 1 अप्रैल 2001 को है आपकी 22 लाख। हम क्या कहते हैं? वेयर अ कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, कॉस्ट और FMV एज ऑन 1/4/2001 शैल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट वहां पे हमने एक और चीज पढ़ी हुई है कि फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 शैल नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जो 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू ले गए हो वो उसकी SDV से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख है, SDV 22 लाख है, तो 25 लाख कंसिडर नहीं किया जाएगा, 22 लाख कंसिडर किया जाएगा। और 20 लाख और 22 लाख में से विच एवर इज हायर शैल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस क्वेश्चन में आएगी 22 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दिस क्वेश्चन शैल बी रुपीज 22 lakhs। नेक्स्ट, इसके बाद आपने प्रॉपर्टी बेची है 80 लाख रुपीज में।
और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 85 lakhs. द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड एसडीवी इज ₹5 lakhs. हम कहते हैं 10% तक का डिफरेंस चल सकता है. Where the difference between the stamp duty value and selling price does not exceed 10% of selling price, वहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है. Where the difference between the stamp duty value and the selling price exceeds 10%, वहां पे मैं SDV को full value of consideration मानता हूं. तो अप्लाइंग सेक्शन 50C ओवर हियर, आपकी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगी वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी 80 लाख रुपीज आएगी. तो अब कैपिटल गेन्स निकालने हैं. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 50C विल बी ₹80 lakhs माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बिकॉज असेट आपका लॉन्ग टर्म है. तो 22 लाख इंटू 301 डिवाइडेड बाय 22 लाख इंटू 301 डिवाइडेड बाय आपका आएगा 100. तो ये अमाउंट कितना आएगा? ये आपका अमाउंट आना चाहिए, लेट मी कैलकुलेट इट, 22 lakhs इंटू 301 अपॉन में 100, ये आएगा 66 lakhs 22,000. तो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा? 13,78,000. 13,78,000 will be long term capital gain. Next question. Mr. Vikas received a gold ring worth ₹60,000 on the occasion of his daughter's wedding from his best friend Mr. Vishnu. Mr. Vishnu also gifted a gold chain to Kavya, daughter of Mr. Vikas, worth ₹80,000 on the said occasion. Would such gift be taxable in the hands of Mr. Vikas and Mr. Kavya? तो यार एक है विकास और एक है विष्णु. विष्णु विकास. विष्णु ने विकास को गोल्ड रिंग दी, और गोल्ड रिंग दी 60,000 की. विष्णु ने काव्या को, जो विकास की डॉटर है, उसको गोल्ड चेन दी. ओकेजन क्या है? ओकेजन ये है डॉटर की वेडिंग है, मतलब काव्या की वेडिंग है. सो विष्णु इज गिफ्टिंग अ गोल्ड रिंग वर्थ ₹60,000 टू विकास, एंड विष्णु इज गिफ्टिंग अ गोल्ड चेन वर्थ ₹80,000 टू काव्या, एंड काव्या इज गेटिंग मैरिड. बोथ द गिफ्ट्स आर बीइंग रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज. तो यार काव्या को जो गिफ्ट मिला है वो तो एग्जेम्प्ट है, बिकॉज काव्या जो है वो काव्या तो उनकी मैरिज हो गई है. गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज आर एग्जेम्प्ट. विकास को जो गिफ्ट मिला है उस पे आप मैरिज वाला एग्जेम्पशन नहीं लगा सकते, बिकॉज मैरिज वाला एग्जेम्पशन उसी इंडिविजुअल के लिए लगता है जिसकी शादी है, उसके पेरेंट्स के लिए नहीं लगता है. एंड बिकॉज द अमाउंट ऑफ द गिफ्ट एक्सीड्स ₹50,000, दिस गिफ्ट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट. तो विकास के हाथ में जो गिफ्ट है वो तो टैक्स होगा, लेकिन काव्या के हाथ में वो एग्जेम्प्ट है. तो C point should be your answer. Value of gold ring is taxable in the hands of Mr. Vikas, but value of gold chain is not taxable in the hands of Miss Kavya. Value of gold ring is taxable in the hands of Mr. Vikas, but value of gold chain is not taxable in the hands of Miss Kavya. So we are done with all the MCQs. Now moving on to the next question. Mr. Rajveer, a proprietorship has two units, namely Unit X and Unit Y. Unit X located in special economic zone and Unit Y in domestic tariff area. तो दो यूनिट है भाई हमारे पास. यूनिट X तो SEZ की यूनिट है, और यूनिट Y जो है वो DTA की यूनिट है. और दोनों यूनिट किसकी हैं? दोनों यूनिट राजवीर की हैं. Messrs. Rajveer, a proprietorship has two units, namely Unit X and Unit Y. Unit X located in special economic zone and Unit Y in domestic tariff area. The following are the details for financial year 2021. तो ये यूनिट Y की इंफॉर्मेशन है, ये मैसेज राजवीर की इंफॉर्मेशन है, मतलब ये X प्लस Y की इंफॉर्मेशन है. ठीक है जी. Total sales of financial year 2021 includes freight of ₹5 lakhs for delivery of goods outside India with respect to Unit X. Both the units were set up and started manufacturing from 20th June 2017. Compute the amount of deduction available to Ms. Rajveer under Section 10AA for assessment year 21-22. Both the units were set up and started manufacturing from 20th June 2017. Compute the amount of deduction available to Mrs. Rajveer under Section 10AA for assessment year 21-22. Section 10AA जो होता है ना, सेक्शन 10AA में हमें जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ SEZ यूनिट के लिए मिलता है, DTA यूनिट के लिए नहीं मिलता है.
इस क्वेश्चन में आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो यूनिट वाई की दे रखी है, यूनिट वाई डीटीए वाली यूनिट है, और आपको टोटल इंफॉर्मेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई दोनों की, एंड यूनिट एक्स एसईजी में है, तो आपको ना यूनिट एक्स की पहले इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, ये ध्यान देना। अच्छा, एक चीज इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक आईसीआई के एंड से, ओवर हेयर इट शुड बी 22 lakhs, ये जो है ना डोमेस्टिक सेल्स यूनिट वाई की 22 lakhs होनी चाहिए, बिकॉज टोटल सेल 50 लाख है, एक्सपोर्ट सेल 28 लाख है, तो यार डोमेस्टिक सेल 22 लाख आनी चाहिए, 12 लाख है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसे ठीक कर लीजिएगा, थोड़ी सी मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। यूनिट एक्स का टोटल सेल 35 lakhs, 85 माइनस 30, एक्सपोर्ट सेल कितनी 55 माइनस 28, 27 lakhs, डोमेस्टिक सेल कितनी 8 lakhs, और नेट प्रॉफिट कितना 6 लाख, टोटल सेल 85 लाख माइनस 50 लाख 35 lakhs। इसके बाद एक्सपोर्ट सेल्स 55 lakhs माइनस 28 lakhs, दिस इज 27 lakhs। नेक्स्ट 30 lakhs माइनस 22 lakhs, 8 lakhs is the domestic sale, and 6 lakhs 10 lakhs minus 4 lakhs, 6 lakhs is your net profit। ठीक है जी। आगे, टोटल सेल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 इंक्लूड फ्रेट ऑफ ₹5 lakhs फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एक्स। मतलब यार ये 85 lakhs में ना, 85 lakhs में 5 लाख फ्रेट का जुड़ा हुआ है, 5 lakhs फ्रेट का जुड़ा हुआ है, जो आपने गुड्स इंडिया के बाहर भेजे हैं उनका जुड़ा हुआ है, और वो यूनिट एक्स से जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें भी 5 लाख है, इसमें भी 5 लाख है फ्रेट का। तो जब इनमें 5 लाख है तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो आपने एक्सपोर्ट सेल ली है और टोटल सेल ली है यूनिट एक्स की, इनमें भी 5-5 लाख फ्रेट के जुड़े हुए हैं। तो व्हाट इज रियल सेल्स, रियल में कितनी सेल्स हैं इनकी, बिकॉज 5 लाख तो फ्रेट का है ना, फ्रेट तो हमारे सेल का पार्ट नहीं होता ना, वो तो एडिशनल एक्सपेंडिचर है। रियल मायने में सेल कितनी है, तो रियल मायने में जो सेल है यूनिट एक्स की वो है 30 लाख। 30 लाख कैसे, मतलब ये 85 की जगह पे 80 होना चाहिए फिर एक तरह से, बिकॉज 5 लाख फ्रेट का है, और ये 55 की जगह पे फिर 50 होना चाहिए। तो उसी हिसाब से ये फिर 35 लाख की जगह पे 30 होना चाहिए, और ये 27 लाख की जगह पे 22 होना चाहिए। 5-5 लाख हटेगा, यूनिट वाई से नहीं हटेगा, यूनिट एक्स से हटेगा। जब टोटल सेल से हटेगा तो बट ऑब्वियस बात है एक्सपोर्ट सेल से भी हटेगा ही हटेगा। नाउ आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, both the units were set up and started manufacturing from 20th June 2017. So financial year 17-18 is the first year of operation. Financial year 17-18 is the first year of operation. Financial year 18-19 is the second year of operation. Financial year 19-20 is the third year of operation. Financial year 20-21 is the fourth year of operation. Financial year 17-18 first year of operation, financial year 18-19 second year of operation, financial year 19-20 third year of operation, and financial year 20-21 is the fourth year of operation. तो सीधी सी चीज, स्टार्टिंग के 5 साल में आपको बेनिफिट मिलता है 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स। तो पहले एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकला दो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट ऑफ एसईजी यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट एसईजी यूनिट का इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर एसईजी यूनिट का अपॉन में टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर एसईजी यूनिट का एंड टोटल टर्नओवर एसईजी यूनिट का। तो आपका जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है वो कितना आएगा, वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका आएगा 6 लाख इंटू 22 लाख अपॉन में 30 लाख। तो 6 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 30 is equal to ₹4,40,000. 4,40,000 रुपए is the amount of export profits. And because ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 स्टार्टिंग के 5 सालों में कवर्ड है, तो आपको 100% का बेनिफिट मिलेगा। यू विल गेट बेनिफिट ऑफ ₹4,40,000 अंडर सेक्शन 10AA। इस क्वेश्चन में मेन क्या चीज थी, इस क्वेश्चन में मेन चीज एक तो ध्यान देने वाली ये थी कि आपको टोटल दोनों यूनिट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है और डीटीए यूनिट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आपको टोटल में से डीटीए यूनिट की इंफॉर्मेशन हटा के आपको एसईजी की इंफॉर्मेशन पे आना है, और जो एसईजी का डेटा है उसके अंदर जो सेल है वो 5 लाख रुपए, उसमें फ्रेट जुड़े हुए हैं, तो टोटल सेल और एक्सपोर्ट सेल दोनों से 5-5 लाख रुपए आपको हटाने पड़ेंगे। डन।
इसके बाद थोड़े से हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बड़े बड़े हैं. पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो. टेक 2 minutes टाइम. प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉपरली. क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 12 जो डिटेल्ड क्वेश्चन है, इट मेनली डील्स विद द टॉपिक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12. So, Miss Aarti, a resident individual, provides the following information of her income and losses for the year ended on 31st March 2021. Income from salary computed 8,20,000. Income from house property let out net annual value 1,20,000. Share of profit from firm in which she is partner 48,000. Losses from specified business covered under section 35 AD 67,000. Income from textile business before adjusting the following items. Okay, long-term capital gain on sale of debentures unlisted. Long-term capital loss on sale of equity shares STT not paid. ठीक है जी. Long-term capital gain on sale of equity shares listed in recognized stock exchange STT paid at the time of acquisition of sale. Dividend from units of UTI. Repayment towards housing loan taken from a scheduled bank. Out of this, rupees 3,28,000 was towards payment of interest and rest towards principal. The question says, compute the gross total income of Miss Aarti and ascertain the amount of loss that can be carried forward. Miss Aarti has always filed her return within the due date specified under Section 139(1) of the Income Tax Act 1961. She does not want to offer Section 115 BAC. Compute the gross total income of Miss Aarti and ascertain the amount of loss that can be carried forward. आपको GTI निकालनी है और आपको losses जो carry forward होंगे वो बताने हैं. आरती ने अपनी रिटर्न टाइम पे भरी है. भाई सीधी सी बात है, जब आप रिटर्न टाइम पे नहीं भरते तो आप पीजीबीपी लॉसेस, कैपिटल लॉसेस, इन सबको फ्यूचर ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. इस क्वेश्चन में हमें टोटल इनकम नहीं निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी नहीं निकालनी है, सिर्फ जीटीआई तक का डिस्कशन करना है. वी डोंट नीड टू कंसिडर द इंपैक्ट ऑफ डिडक्शंस, वी डोंट नीड टू कंसिडर द इंपैक्ट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. सो फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड. व्हाट डज ये वर्ड का रेलेवेंस क्या है? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस वर्ड कंप्यूटेड? व्हाट डज दिस वर्ड कंप्यूटेड इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स कि भाई ये इनकम अंडर द हेड सैलरी है. इट इंडिकेट्स कि ये इनकम अंडर द हेड सैलरी है. मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का अंडर सेक्शन 16(1) मिल चुका है, तो ये जो 8,20,000 है ये सैलरी हेड में टैक्स होगा. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट नेट एनुअल वैल्यू. एनएवी आपको 1,20,000 दी हुई है, तो यार एनएवी आपकी 1,20,000 है. फिर आपको पता है कि आपको सेक्शन 24A में डिडक्शन मिलता है, एंड 24A में डिडक्शन आपको 30% ऑफ एनएवी मिलता है. दैट विल बी ₹36,000. इस क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट को अगर मैं देखूं, repayment towards housing loan taken from a scheduled bank, out of this ₹3,28,000 was towards payment of interest and rest towards principal. 3,28,000 का इंटरेस्ट है, बाकी प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल कितने का है? 4,85,000 में से अगर मैं 3,28,000 माइनस करूं तो आपके पास ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आएगा? वो डिफरेंस आपके पास आएगा 1,57,000. तो ये जो 1,57,000 का डिफरेंस है ना, ये प्रिंसिपल रीपेमेंट है. इस प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए आप एटीसी में डिडक्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, बट इस एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में मेरे लिए ये चीज मैटर नहीं करती है, बिकॉज क्वेश्चन ने मेरे को जीटीआई निकालने के लिए बोला है. तो ये 3,28,000 का इंटरेस्ट यहां जाके माइनस होगा 24B में. तो अगर आप ये जाके माइनस करते हो यहां पे, तो आपके पास 2,44,000 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3,28,000 प्लस 36,000, ये आएगा आपका 3,64,000. 3,64 में से 120 माइनस करोगे तो 244 आएगा. 2,44,000 का आपके पास हाउस प्रॉपर्टी लॉस है. ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस 2,44,000 का करंट ईयर लॉस है. इसमें से आप 2 लाख यहाँ एडजस्ट कर सकते हो. याद करो सेक्शन 71 विच डील्स विद इंटरहेड एडजस्टमेंट वेयर हाउस प्रॉपर्टी लॉसेज आर देयर. तो हम कहते हैं एज पर सेक्शन 71 हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉसेज है इंटरहेड मैक्सिमम 2 लाख तक के एडजस्ट हो सकते हैं. हाउस प्रॉपर्टी के इंटरहेड जो लॉसेज है वो मैक्सिमम 2 लाख तक एडजस्ट हो सकते हैं. बैलेंस 44,000 जो है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा टू फ्यूचर ईयर्स. तो 44,000 इसमें फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा. इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स एंड फ्यूचर में इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम. नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इन विच शी इज अ पार्टनर. 48,000 रुपीज यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इन विच शी इज अ पार्टनर, तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा और ये आपका एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(2)A.
पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिलता है, प्रॉफिट शेयर पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी। सेक्शन 35 एडी से आपको स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है 67,000 का। तो लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस। लॉसेस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस। इस क्वेश्चन में आपके पास स्पेसिफाइड बिजनेस की कोई इनकम नहीं है, तो ये वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड याद करो, एज पर सेक्शन 73A, losses of a specified business can be carried forward for an indefinite time period. Losses from a specified business can be carried forward for an indefinite time period. Next, income from textile business before adjusting the following items. Current year depreciation, unabsorbed depreciation of earlier years, brought forward loss of textile business of assessment year 18-19. तो ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस सेकंड प्रेफरेंस रहेगा, एंड ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लास्ट प्रेफरेंस रहेगा। क्यों? बिकॉज ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी इनकम अदर देन सैलरी इनकम एंड कैजुअल इनकम, एंड इसका कैरी फॉरवर्ड इज ऑल्सो अलाउड फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड टाइम। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट पीजीबीपी इनकम, एंड दे कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ 8 years। तो भाई फर्स्ट मतलब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस में से तो फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस की आएगी। तो 3.3 लाख है, इसमें से आप 53,000 हटाओगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, जिसे हटाने के बाद आपके पास फिगर आएगी 2,77,000। फिर आप इसमें से आप ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हटाओगे 1,90,000 का, तो ये आपके पास आएगा 87,000। तो आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो 1,85,000 है वो 87 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और बैलेंस 98,000 बचेगा। तो पीजीबीपी में इनकम नील आ जाएगी। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स अनलिस्टेड 1,50,000। ये आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स अनलिस्टेड जो 1,50,000 है वो आपके पास यहाँ दिए हुए हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एसटीटी नॉट पेड, तो इन दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करोगे तो ये नील हो जाएगा। Next, long-term capital gain on sale of equity shares listed in recognized stock exchange, STT paid at the time of acquisition and sale. STT paid at the time of acquisition and sale. तो ये LTCG अंडर सेक्शन 112A है। इसमें आप 1 लाख की एग्जेम्पशन दोगे और 1 लाख की एग्जेम्पशन देने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो बैलेंस अमाउंट फ्लैट 10% पे टैक्स होता है। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई फुली टैक्सेबल, ये आपके लिए फुली टैक्सेबल रहेगा। तो जो आपका 98,000 का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा हुआ है उसे चाहो तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते हो, चाहो तो आप उसे यूनिट डिविडेंड फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई जो है उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते हो। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं भाई। मिस्टर उदय शंकर, एजेड 67 years, is retired from a public sector undertaking. He resides in Indore, Madhya Pradesh. He provides you the following particulars of his income and certain payments or investment for previous year 2021. उदय शंकर एजेड 67 years, मतलब ये पर्सन क्या है? एक सीनियर सिटीजन है, ठीक है। पेंशन की इनकम 7,80,000 है। आपको ही पता है पेंशन सैलरी हेड में टैक्स होगी, लेकिन सैलरी हेड में 7,30,000 रुपए का अमाउंट टैक्स होगा। सर 7,30,000 क्यों? 7.8 लाख में से मैं 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करूंगा। 7,80,000 में से मैं 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करूंगा, मेरे पास सैलरी 7,30,000 आएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट ऑफ रुपीज 2,35,000 ग्रॉस अमाउंट है, इससे आप अदर सोर्सेज में लेके जाओगे। एंड साथ के साथ द पर्सन इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। 80 टीटीबी में यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000। सीनियर सिटीजन के लिए 80 टीटीबी होता है, वहां पे आप सेविंग इंटरेस्ट और टाइम इंटरेस्ट दोनों से बेनिफिट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज, life insurance premium paid by check rupees 25,500 for insurance of his life. The insurance policy was taken on 8 September 2016 and the sum assured is 250. Where the policy has been taken on or after 1st April 2012, the maximum deduction with that is allowed is 10% of sum assured. It is 10% of sum assured. So 10% of 2.5 lakh, ये कितना आएगा आपके पास? 25,000 आएगा। तो आपने प्रीमियम पे किया 25,500, आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा 25,000 का। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑफ रुपीज 36,000 पेड बाय चेक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड हिज वाइफ हु इज आल्सो अ सीनियर सिटीजन, ठीक है जी। रुपीज 3,500 पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप एंड रुपीज 4,500 पेड थ्रू चेक फॉर रुपीज 3,500 पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप एंड रुपीज 4,500 पेड थ्रू चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज मदर एजेड 90 years। तो यार 80D में ना ब्लॉक 1 में आपका अमाउंट आएगा 36 प्लस 3.5, तो ये आप यहां लिख सकते हो 39.5।
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसी भी मोड से चलेगा, कैश भी हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी बाय एनी मोड, इट कैन बी बाय वे ऑफ कैश, इट कैन बी बाय एनी मोड अदर देन कैश, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको। तो इसके बाद आपका जो ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 में मदर के लिए जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसकी बात की जाएगी। तो मदर के लिए जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो 4500 का है, बट आपको पता है दोनों ब्लॉक का मिला के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5000 हो सकता है। तो 3500 जब ब्लॉक 1 में ऑलरेडी जा चुका है तो ब्लॉक 2 में आपका 1500 जाएगा। तो आपका 80D में दोनों पॉइंट्स को मिला के आपका ओवरऑल डिडक्शन कितना आएगा? 80D में आपका ओवरऑल डिडक्शन जो है वो ओवरऑल डिडक्शन 41,000 आएगा। नेक्स्ट, paid interest of rupees 9500 on loan taken from bank for MBA course pursued by his daughter। तो भाई अगर बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आप लोन लेते हो, उस लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो, उसका आपको 80E में डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, 9500 का आप 80E में डिडक्शन ले सकते हो। हम ये एज्यूम करके चलेंगे 80E में जो 8 साल के लिए डिडक्शन अलाउड है, मेरा जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड 8 साल के अंदर अंदर ही आ गए। Next, a sum of rupees 95,000 donated by check to an institution approved for the purpose of section 80G for promoting family planning, rupees 20,000 contributed towards PM cares fund by check। तो यार ये 80G में आएगा और 80G में 100% डिडक्शन मिलेगा। जितना आपने पैसा डोनेट किया है उसका 100% डिडक्शन मिलेगा, 20,000 में मिलेगा आपको। एंड ये जो 95,000 डोनेटेड बाय चेक है ना, ये याद करो हमने क्लास में जो पढ़ा हुआ है कैटेगरी सी डोनेशन है। कैटेगरी सी डोनेशन मतलब आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 100%, बिकॉज पर्पस फैमिली प्लानिंग है तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट। इट विल बी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट। ये क्वालिफाइंग अमाउंट के लिए सब्जेक्ट रहेगी, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट। मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? आपको इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई इज इक्वल टू जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। फिर आप क्या करोगे? आप निकालोगे क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू फिगर्स, लोअर ऑफ डोनेशन गिवन। तो डोनेशन कितने की दी गई है? डोनेशन आपकी 95,000 की दी गई है and 10% of adjusted GTI, lower of donation given और 10% of adjusted GTI। adjusted GTI आपको इस क्वेश्चन में आपको निकालनी पड़ेगी, जो भी आएगी इन दोनों में से जो लोअर है वो क्वालिफाइंग अमाउंट आएगा, उस क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% बेनिफिट आप ले सकते हो। डिटेल्ड कैलकुलेशंस आपके पास पीछे अवेलेबल है, आपको क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 पे जाने से पहले एक बार 15 रैप अप कर देते हैं। 15 छोटा है, 14 थोड़ा बड़ा है। पहले 15 रैप अप कर देते हैं, फिर इनकम टैक्स का लास्ट क्वेश्चन बचेगा हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मिस्टर अयांश, एजेड 35 years, a resident individual, is a dealer of garments. During previous year 2021, total turnover of his business was rupees 105 lakhs, out of which rupees 15 lakh was received by way of account paid check and balance in cash. Mr. Ayansh does not opt to pay tax as per the provisions of section 115 BAC। ठीक है जी। What would be your advice to Mr. Ayansh relating to the provisions of advance tax with its due date along with the amount payable, assuming that he wishes to make maximum tax savings without getting his books of accounts audited? He wishes to make maximum tax savings without getting his books of accounts audited। देखो यार 105 लाख के बिजनेस का टर्नओवर है इसका। जहां पे मेरे बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है, मेरे लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होता है एज पर सेक्शन 44AB। बट अगर मैं सेक्शन 44AD में प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर लूं तो मेरे को टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अप टू अ टर्नओवर ऑफ रुपीस 2 CR। The question says he does not want to get his books of accounts audited. That means he is opting for presumptive taxation under section 44AD। 44AD सिंपली कहता है कि जो टर्नओवर आपने अकाउंट पे चेक से रिसीव किया है वहां पे 6% ऑफ टर्नओवर प्रेजम्पटिव इनकम माना जाएगा, और जो अमाउंट आपने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ECS से रिसीव नहीं किया वहां पे 8% को आपकी प्रेजम्पटिव इनकम माना जाएगा। तो जो 15 लाख है, 15 लाख का 6%, this will be equal to rupees 90,000 and 90 lakhs का 8%, this will be equal to rupees 7,20,000। 15 लाख का 6%, 90,000, 90 lakhs का 8%, this is equal to rupees 7,20,000। तो आपकी यहाँ पे जो इनकम आती है वो इनकम 8,10,000 रुपए आती है। 8,10,000 रुपए पे टैक्स अगर निकला हुआ है, निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। पहले 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से 12,500, बैलेंस 3.1 लाख पे 20% के हिसाब से 60,000
62,000, इनको ऐड करूंगा 74,500 है, थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूं पीछे से, सेसेस ऐड करने के बाद 77,480 जो है वो मेरी टैक्स लाइबिलिटी है। अब क्वेश्चन में बोला एडवांस टैक्स के प्रोविजंस बताओ, तो हमने ये पढ़ा हुआ है वेयर अ पर्सन पेज टैक्स एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन गिवन अंडर सेक्शन 44 AD, उसको 4 इंस्टॉलमेंट वाला लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जितना भी उसका टैक्स बनता है वो एंटायर टैक्स ही कैन डिपॉजिट इन वन सिंगल इंस्टॉलमेंट बाय 15th मार्च ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इस क्वेश्चन में पहले सेक्शन 44 AD लगा के, इस क्वेश्चन में पहले सेक्शन 44 AD लगा के हमने ये डिस्कस किया, इस क्वेश्चन में पहले सेक्शन 44 AD लगा के हमने ये डिस्कस किया कि हमारी प्रेजम्पटिव इनकम कितनी बैठनी चाहिए, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इस पे अपना स्लैब रेट लगा के टैक्स निकाला, टैक्स लाइबिलिटी। जनरली तो वो 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है, 15, 45, 75, 100, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। बट वेयर अ पर्सन ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ईदर अंडर सेक्शन 44 AD और अंडर सेक्शन 44 ADA, वहां पे आप पे 4 इंस्टॉलमेंट का लॉ नहीं लगता, आप पूरा टैक्स एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हो। तो यहाँ पे ये पर्सन 15 मार्च तक अपना पूरा टैक्स जमा करा सकता है। नेक्स्ट, can Mr. Raghuram file his return for assessment year 21-22 belatedly under section 139(4) in the previous year 22-23 if he has failed to file the said return on or before the due date of filing of return of income for assessment year 21-22? अगर आप अपनी रिटर्न टाइम पे नहीं भर पाए हो तो क्या आप अपनी रिटर्न बिलेटेडली 139(4) में भर सकते हो? यस, बिलेटेडली आप सेक्शन 139(4) में अपनी रिटर्न भर सकते हो। रिटर्न कब तक भरी जा सकती है बिलेटेड रिटर्न? Belated return can be submitted till the end of assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. Also specify the consequences of non-filing of return within the due date under section 139(1). अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट में नहीं भरी तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? 3 कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं जो आपने पूरे सिलेबस में पढ़े हैं। नंबर 1 एक आपने पढ़ा है लेट फी लगती है। लेट फी कौन से सेक्शन में लगती है? लेट फी सेक्शन 234F में लगती है। अगर आपने 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक रिटर्न भर दी है तो लेट फीस इज ₹5,000। अगर आपने 31 दिसंबर के बाद आपने रिटर्न भरी है तो लेट फीस इज ₹10,000। बट अगर आपकी टोटल इनकम जो 5 लाख के अंदर अंदर है तो वहां पे आपका लेट फीस का मैक्सिमम अमाउंट इज ₹1,000। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट तक अपने टैक्सेस कंप्लीटली जमा नहीं कराए तो आप पे इंटरेस्ट लग सकता है, एंड इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 234A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। If a person does not clear his tax liability till the last date of filing of return of income, he is required to pay interest under section 234A of the Income Tax Act. एंड लास्ट एक और चीज है यार, अगर मानो आपके पास पीजीबीपी लॉसेज है, कैपिटल लॉसेज है, लॉसेज फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज है, याद करो सेक्शन 139(3) कहता है कि अगर इन लॉसेज को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपकी रिटर्न टाइम पे सबमिट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने रिटर्न टाइम पे सबमिट नहीं करी तो फिर आपको, अगर आपने रिटर्न टाइम पे सबमिट नहीं करी तो फिर आपको ये वाले लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, तो जितने भी इनकम टैक्स में आरटीपी में क्वेश्चंस है वो हमने सब कर लिए अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखने का टाइम आ गया। Mr. Dheeraj, aged 48 years, a resident Indian, has furnished the following particulars for the year ended 31st March 2021. Mr. Dheeraj, aged 48 years, a resident Indian, has furnished the following particulars for the year ended 31st March 2021. He occupies ground floor of his residential building and has let out first floor residential use at an annual rent of rupees 3,34,000. He has paid municipal taxes of rupees 30,000 for the current financial year. Both these floors are of equal size. As per interest certificate from ICICI Bank, he paid rupees 1,80,000 as interest and rupees 95,000 towards principal repayment of housing loan borrowed for the above residential building in the year 2014. और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई? नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो ही ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर ऑफ हिज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, एंड हैज लेट आउट फर्स्ट फ्लोर रेजिडेंशियल यूज एट एन एनुअल रेंट ऑफ रुपीज 3,34,000। म्यूनिसिपल टैक्स 30,000 का है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, पूरी प्रॉपर्टी के लिए है। दिस इज फॉर कंप्लीट प्रॉपर्टी। दोनों फ्लोर बराबर है। तो एक चीज समझो यार, ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपका लेट आउट है। ग्राउंड फ्लोर की जीएवी नील, फर्स्ट फ्लोर में जो एनुअल रेंट है उसको आप जीएवी मान लोगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है
ग्राउंड फ्लोर के नहीं माइनस हो पाएंगे बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फर्स्ट फ्लोर में 15,000 माइनस हो जाएंगे। 30,000 इसलिए माइनस नहीं किया, 30,000 पूरी प्रॉपर्टी के, फर्स्ट फ्लोर के 15,000। ऐसे फिर आपको एनए भी मिल जाएगा, ये नहीं लाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3,19,000। फिर आप क्या करोगे, सेक्शन 24A में डिडक्शन ले लोगे, यूल टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, यहाँ पे नील, यहाँ पे 30% आएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1,80,000 जो है वो आपने इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है पूरे साल का। तो यार हम ये मान के चलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड में, यार हमने लोन लिया हुआ है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, ये मान लेंगे, हम मानेंगे ऑल दी एप्लीकेबल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो मैं यहाँ पे 90,000 का बेनिफिट अलाउ कर दूंगा 24B में, और यहाँ पे भी 90,000 का अलाउ कर दूंगा। इसका 30% विल बी 95,700। तो जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है, उस सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से आपका 90,000 का लॉस है, और आपका जो लेट आउट पोर्शन है उससे 1,33,300 की आपकी इनकम है। इन दोनों को आप देखोगे तो नेट आपकी 43,300 की हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, नेट आपकी 43,300 की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। एक और चीज, ये 95,000 जो आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट की तरह दिया है, ये 80C में डिडक्शन की तरह अलाउ कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल रीपेमेंट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए डिडक्शन मिल जाएगा। तो पहले 2 पॉइंट हमने टेकअप कर लिए, पहले 2 पॉइंट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन दोनों पॉइंट से आपका एंड कंक्लूजन है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 43,300। हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज 43,300। नेक्स्ट, he owns an industrial undertaking established in a special economic zone and which had commenced operation during financial year 18-19. Total turnover of the undertaking was 400 lakhs, which includes rupees 120 lakhs from export turnover. This industrial undertaking fulfills all the conditions of section 10AA of the Income Tax Act. Profit from this industry is 45 lakhs. तो यार आपने 45 lakhs की इनकम कमाई है, जिसमें से आपको सेक्शन 10AA में बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा? अब यार फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, मतलब पहले आपने बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 18-19 में स्टार्ट किया है, 18-19, 19-20, 20-21, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2021 इज द थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स का 100% बेनिफिट मिलेगा। तो आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे? एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 45 लाख्स इनटू आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर 120 लाख का अपॉन में टोटल टर्नओवर, अपॉन में टोटल टर्नओवर। तो ये आपका आएगा 3 and 10, 45 इंटू 3 आपका आएगा 135। तो आपको सेक्शन 10AA में बेनिफिट मिलेगा 13.5 लाख का, 13.5 लाख का आपको सेक्शन 10AA में बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। So 45 lakhs will be your gross PGBP income. You will get deduction under section 10AA 13.5 lakhs. Next, he employed 20 new employees for the said industrial undertaking during the previous year 2021. Out of 20 employees, 12 employees were employed on 1st May 2020 on monthly emoluments of rupees 18,000 and remaining were employed on 1st August 2020 on monthly emoluments of rupees 12,000. All these employees participate in recognized provident fund and they are paid their emoluments directly to their bank account. तो यार यहाँ पे बात हो रही है 80JJAA की। 80JJAA में आपने इस साल नए एम्प्लॉइज रखे हैं। भाई एम्प्लॉइज के लिए क्या कंडीशन होती है? आपको आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपके मंथली इमोल्यूमेंट्स 25,000 के अंदर अंदर होने चाहिए, और कम से कम आपने इस साल 240 दिन काम किया होना चाहिए। तो ये जो 12 एम्प्लॉइज है वो भी, और जो 8 एम्प्लॉइज है वो भी, उन्होंने तीनों कंडीशन फुलफिल की है। उनके जो मंथली इमोल्यूमेंट्स है वो भी 25,000 के अंदर अंदर है, कम से कम इस साल 240 दिन भी काम किया, बिकॉज अगस्त में भी आप काम करोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मोटे मोटे 8 महीने 240 दिन आराम से क्रॉस हो सकते हैं। चाहो तो कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो। और आरपीएफ में भी ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सब्सिक्वेंट ईयर्स में लिखा होता है कि एम्प्लॉइज को जो पेमेंट होनी चाहिए उनके एमोल्यूमेंट्स की, दो शुड बी बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, और बाय वे ऑफ ईसीएस। तो सारी कंडीशन फुलफिल्ड है। तो यार आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आएगी? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी 12 एम्प्लॉइज इंटू 18,000 पर मंथ इंटू 11 months plus 8 employees into 12,000 per month into
8 मंथ्स, ये आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी। और इस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा अंडर सेक्शन 80JJAA। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 12 एम्प्लॉइज इंटू 18,000 पर मंथ जिनके मंथली एमोल्यूमेंट से इंटू 11 मंथ्स। 1 मई को ज्वाइन करोगे तो प्रीवियस ईयर 2021 में 11 महीने काम करोगे। 1 अगस्त 2020 को ज्वाइन करोगे तो आप प्रीवियस ईयर 2021 में 8 महीने काम करते पाए जाओगे। तो 12 एम्प्लॉइज इंटू 18,000 पर मंथ इंटू 11 मंथ्स प्लस 8 एम्प्लॉइज इंटू 12,000 पर मंथ इंटू 8 मंथ्स, इसका 30%। Done. He earned rupees 30,000 and rupees 45,000 as interest on saving bank deposit and fixed deposit respectively. He earned 30,000 and 45,000 as interest on saving bank deposit and fixed deposit respectively. तो ये 30,000 और 45,000 कंबाइंड आपके अदर सोर्सेज में जाएगा। आप सेक्शन 80 TTA में 10,000 की डिडक्शन ले सकते हो। ये पर्सन सीनियर सिटीजन तो है नहीं, तो 10,000 की डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80 TTA। Next, he also sold his vacant land on 1st December 2020 for rupees 13 lakh. The stamp duty value of land at the time of transfer was 14 lakhs. तो यार सेल के टाइम पे सेलिंग प्राइस आपका है 13 लाख और एसडीवी सेल के टाइम पे 14 लाख। एसडीवी सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, बट द डिफरेंस इज 1 लाख। डिफरेंस डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। व्हेन द डिफरेंस डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, द एक्चुअल सेलिंग प्राइस विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एसडीवी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आपके जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 13 लाख ही आएगी। नेक्स्ट, इस लैंड की जो एफएमवी है वो 1 अप्रैल 2001 को है 4.8 लाख। इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 4 लाख। दिस लैंड was acquired by him on 15 September 1997 for rupees 2.8 lakh. He had incurred registration expenses of rupees 12,000 at that time. तो सीधी सी बात है, जो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कहोगे दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 सितंबर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 सितंबर 1997 की है 2.8 लाख प्लस 12,000, तो ये आपके पास है 2,92,000। तो यार जहां पे भी कोई भी एसेट हमने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा होता है तो हम वहां पे कहते हैं कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। बट यहाँ पे एक पॉइंट है यार, यहाँ पे हम कहते हैं द एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 शुड नॉट एक्सीड द एसडीवी। तो आप 4.8 लाख को कंसिडर नहीं करोगे, आप 4 लाख को कंसिडर करोगे। आप कहोगे 4 लाख और 292 व्हिचएवर इज हायर, 4.8 लाख कंसिडर नहीं करोगे। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी आएगी 4 लाख। सो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैसे निकालोगे? आप कहोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 13 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट शैल बी 4 लाख इंटू 301 अपॉन में 100। तो ये आपके पास आएगा 12,04,000। तो आपके पास 96,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, जिसपे आपको 20% के हिसाब से टैक्स पे करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, he paid insurance premium of rupees 49,000 towards life insurance policy of his son who is not dependent on him. इसने सन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, सन इस पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका 49,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। यू कैन गेट डिडक्शन ऑफ रुपीज 49,000 अंडर सेक्शन 80C। आपको 80C में 49,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। सन चाहे डिपेंडेंट है या नहीं, आपके लिए मैटर नहीं करता। You are requested to compute his total income and tax liability of Mr. Dhiraj for the assessment year 21-22 in the manner so that he can make maximum tax savings. आप इसकी टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी इस तरह से निकालो ताकि ये मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स कर सके। भाई देखो, क्वेश्चन ने बोला टैक्स लाइबिलिटी निकालो। इस क्वेश्चन में ना आपके पास 80JJAA भी है और 10AA भी है। जहां पे 80JJ और 10AA होते हैं और आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा आ जाती है, वहां पे AMT भी लगता है। आपने पढ़ा हुआ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। क्वेश्चन ने टैक्स लाइबिलिटी बोला, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला इग्नोर AMT। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें खुद दिखाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में AMT लगेगा। तो व्हेन आई विल बी कंप्यूटिंग द टैक्स एज पर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मैं यहाँ पे AMT का कॉन्सेप्ट भी लगाऊंगा। और बाद में उन्होंने लिखा ना सो दैट ही कैन मेक टैक्स मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स। दैट मीन्स यहाँ पे ना ये नहीं लिखा इग्नोर 115 BAC,
मतलब यहाँ पे सेक्शन 115 BSc भी देखना पड़ सकता है। तो काफी बड़ा और काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे टैकल करेंगे, इसका आंसर देखते हैं एक बार। आंसर नंबर 15 और 14, सॉरी, आंसर नंबर 14। देखो, ये इन्होंने स्टार्ट किया, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर धीरज फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम 43,300 हम निकाल चुके थे। SEZ यूनिट के टोटल प्रॉफिट्स 45 लाख के थे, ये भी निकाल लिए। इसके बाद 96,000 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकाल लिए। 75,000 का हमारा सेविंग डिपॉजिट प्लस फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आ गया। तो 47,14,300 आपका ओवरऑल बेनिफिट है। फिर हमने इसमें से डिडक्शन सेक्शन 10AA की अलाउ की, विच इज ₹13.5 लाख, ये भी हम निकाल चुके हैं। इसके अलावा ATC में प्रिंसिपल रीपेमेंट 95,000 का था और 49,000 सन का लाइफ इंश्योरेंस था, तो 1,44,000 है, वो भी हमने निकाल लिया। एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA है 9,43,200 और आपके पास यहाँ पे 10,000 है 80 TTA का डिडक्शन। तो टोटल आपकी अलग से आगे डिडक्शंस 10,97,200, तो आपकी टोटल इनकम 22,67,100 है, जिसमें से आपकी जो नॉर्मल इनकम है वो नॉर्मल इनकम और स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 96,000 का, और आपकी जो नॉर्मल इनकम है वो नॉर्मल इनकम आपका बैलेंस अमाउंट आ जाएगा, दैट विल बी 21,71,100, 21,71,100। तो 96,000 पे आप लगाएंगे फ्लैट 20%, ये किया हुआ है यहाँ पे, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 96,000 एट 20%, और साथ में 21,71,100 जो है इस पे आप स्लैब लगाएंगे, जनरल स्लैब। स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, 10 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे 30%। सरचार्ज यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि टोटल इनकम आपकी 50 लाख के अंदर अंदर ही है। तो ये आपका 96,000 पे 20% के हिसाब से टैक्स आ गया, ये 21,71,100 पे 2.5 लाख के हिसाब, 2.5 लाख के स्लैब के हिसाब से टैक्स आ गया। ये सारा टैक्स आ गया 4,83,030। इसमें आपने 4% के सेसेस जोड़े तो 5,02,351। सो योर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी इज ₹5,02,350। नाउ एक बार एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं। हाउ डू वी कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम? आपने सेक्शन 10AA और 80JJAA में जो डिडक्शंस लिए वो डिडक्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मेरे को AMT निकालना हो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो जो आपने 10AA में डिडक्शन ली है वो कैंसिल होगी और 80JJAA में डिडक्शन ली है वो कैंसिल होगी, एड बैक होगी। 45,60,300 इज योर एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम का आपको 18 पॉइंट, जो आपका AMT है वो आपको 18.5% के हिसाब से पे करना होता है। तो 45,60,300 का 18.5% विल बी AMT। यहाँ पे कोई भी सरचार्ज नहीं आएगा। सरचार्ज इसलिए नहीं आएगा बिकॉज आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 50 लाख या इससे कम है। फिर इसमें 4% के हेल्थ एंड एजुकेशन से आपके ऐड होंगे। सो योर फाइनल AMT लाइबिलिटी इज ₹8,77,402। सो जिससे आप राउंड ऑफ करके 8,77,400 निकालते हो। 5,02,350 एंड 8,77,400। 5,02,350 जो है, 5,02,350 जो है वो 5,02,350 इज 5,02,350 इज द टैक्स लाइबिलिटी एज पर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और जो आपका 8,77,400 है, दिस इज एज पर द AMT लॉ। मेरे को ये काम नहीं करना पड़ता अगर क्वेश्चन कह देता इग्नोर AMT, बट क्वेश्चन ने नहीं कहा तो ये काम मेरे को करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे 80JJAA और सेक्शन 10AA की एप्लीकेशन है, प्लस SSC आपका इंडिविजुअल है। तो यार सीधी सी बात है, क्योंकि आपकी रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से इनकम टैक्स लाइबिलिटी कम है और AMT के हिसाब से लाइबिलिटी ज्यादा है, तो जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है ये आपको देना पड़ेगा। योर एडजस्टेड टोटल इनकम शैल बी डीम्ड टू बी योर टोटल इनकम एंड 8,77,400 यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, दैट डिफरेंस विल बी टेकन एज AMT क्रेडिट। That difference will be taken as AMT credit. Since the regular income tax payable is less than the AMT, the adjusted total income of ₹5,60,300 would be deemed to be the total income and tax would be payable at 18.5% plus health and education cess at 4%.
द टोटल टैक्स लाइबिलिटी विल बी ₹8,77,400 और जितना एक्सेसिव AMT का टैक्स आ रहा है दैट इज AMT क्रेडिट जो फ्यूचर में आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। आपको AMT क्रेडिट का एडजस्टमेंट क्लास में सिखाया हुआ है। अब पता आइडियली क्वेश्चन यहां खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पे लिखा नहीं है, यहां पे लिखा होना चाहिए था इग्नोर। अगर यहां लिखा होता इग्नोर सेक्शन 115 BAC तो क्वेश्चन यहां खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप देखो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि एसएससी सेक्शन 115 BAC नहीं लेना चाहता, मैक्सिमम जगहों पे ये लिखा होता है। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये वाली बात लिखी होती है। जैसे मैं ये देखूं, अगर मैं आपको 15th क्वेश्चन दिखाऊं, अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिखाऊं, यहां पे लिखा है Mr. Ayansh does not want to does not opt to pay tax as per the provisions of section 115 BAC। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 देखूं, उसमें भी लिखा हुआ है assuming he does not opt for 115 BAC। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है she does not want to opt for 115 BAC। इसके बाद ये हमने जो बाकी क्वेश्चन किए हैं इनके अंदर भी कहीं ना कहीं लिखा होता है कि आप 115 BAC को ऑप्ट नहीं करना चाहते, मैक्सिमम जगहों पे लिखा होता है। इस क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली बोला गया है, क्या बोला गया है, इन दी मैनर सो दैट ही कैन मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स। तो अगर आप सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करते हो तो क्या क्या होगा। अगर आप सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करते हो, इफ यू ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC, तो सबसे पहले तो सेक्शन 115 BAC जो है, सेक्शन 115 BAC अगर आपने ऑप्ट किया, इफ यू ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC, तो 115 BAC जब आप ऑप्ट करोगे, नंबर 1 आप पे AMT का लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वहां पे आपको सेक्शन 24B का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपको डिडक्शंस का बेनिफिट, आपको 10AA और आपको डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, डिडक्शंस नहीं मिलेगी, 80C to 80 की डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। लेकिन हाँ एक बेनिफिट मिल जाता है, कौन सा, 80JJAA, इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ना आपको अपनी इनकम की कैलकुलेशंस पूरी तरीके से रिवाइज करनी पड़ेंगी। यू वुड हैव टू रिवाइज योर कंप्लीट कैलकुलेशंस ऑफ इनकम इफ सेक्शन 115 BAC इज ऑप्टेड फॉर। अगर एसएससी सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करता है तो इसकी ग्रॉस टोटल इनकम 47,14,300 है। GTI उठाई है इन्होंने, ये डिडक्शंस तो मिलती नहीं है। 80JJAA हाँ मिल जाती है, तो 90,000 ऐड किया 24B का, ठीक है, सारी डिडक्शंस अपने आप ही हट गई, 10AA भी हट गई। लेकिन हाँ आई कैन टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA, तो 9,43,200 हटाया तो आपकी टोटल इनकम जो है वो 38,61,100 आई। अब इस पे कैसे टैक्स निकालोगे, इस 38,61,100 में से 96,000 जो है वो 96,000 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, स्पेशल इनकम है, और आपका 37,65,100 विल बी योर नॉर्मल इनकम। तो इस 37,65,100 पे कैसे टैक्स लगेगा, पहले 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से टैक्स आएगा 12,500, अगले 2.5 लाख पे 10% के हिसाब से टैक्स आएगा 25,000, अगले 2.5 लाख पे 15% के हिसाब से टैक्स आएगा 37,500, अगले 2.5 लाख पे आपका 20% के हिसाब से टैक्स आएगा 50,000, अगले 2.5 लाख पे नेक्स्ट 2.5 लाख उस पे आपका टैक्स आएगा 25% से आपका आएगा 62,500। तो 2.5 + 2.5 5 5 7.5 10 12.5 15 15 लाख तो ये हो गया। अब 15 लाख से ऊपर जो अमाउंट है वो है आपका 22,65,100, इस पे आप 30% के हिसाब से टैक्स निकालोगे। देखो यही काम यहाँ किया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% के हिसाब से 19,200 और 37,65,000 पे जो 115 BAC के स्लैब्स है वो लगाए हैं, तो उससे आपकी लाइबिलिटी फाइनली क्लोज होती है कितने पे, 9,21,680।
तो 115 BSc ऑप्ट करके मेरे को फायदा नहीं है, since tax liability as per section 115 BSc is higher than the tax liability of rupees 8,77,400 being higher of AMT liability and tax liability computed as per normal provisions of the Income Tax Act 1961, it is beneficial for Mr. Dheeraj not to exercise option under section 115 BSc. In such case, his tax liability therefore would be rupees 8,77,400. Moreover, Mr. Dheeraj would also be eligible to claim carry forward of AMT credit of 375.50. Done hai ji. With this, we have finished the income tax portion of the RTP. Next, let's move on to the GST portion. बहुत इंटरेस्टिंग रहता है GST का काम हमेशा. आओ GST पे आओ जल्दी से. Indirect taxes. Please start reading the first case study. फर्स्ट केस स्टडी पढ़ो, चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर है. चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कुछ एग्जेम्पशंस है, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी में उसका डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं ताकि हमें हेल्प हो जाएगी इसके अंदर. आप पढ़ो. पढ़ते हैं भाई. MM Charitable Trust is registered under Section 12AA of the Income Tax Act 1961. The trust conducted a 3-day residential yoga camp among people on the occasion of International Yoga Day for the advancement of yoga and charged 7,500 per person inclusive of stay and food. The trust also conducted programs for the advancement of education of persons aged above 65 years in metro cities. ठीक है जी. A nominal fee was charged for the same. The trust received following donations during the month of September. Solid Steels Private Limited donated a RO water plant to the trust costing rupees 75,000 and displayed its company name in the RO system installed at the premises of the trust as donated by Solid Steels Private Limited, trusted by all. Mr. Prasanna, a lawyer, donated chairs to the trust costing rupees 25,000 and love all is printed on all chairs donated by him to the trust. ठीक है जी. The following are the details of payments made by the firm. GST of rupees 1,75,000 was paid for the purchase of motor vehicle for transportation of needy persons. Sitting capacity including driver is 13. GST of rupees 2,45,000 was paid for works contract services availed from super builders for construction of trust's office building. MM Charitable Trust also owns and manages a Gurudwara. It rented the community hall located in the precincts of the Gurudwara for a rent of rupees 8,500 per day for a marriage function. It also rented the commercial shop located in the precincts of the Gurudwara for a rent of rupees 10,000 per month per shop. You can assume that the trust is registered under GST and all the transactions are intrastate only. Conditions for availing ITC are fulfilled subject to the above mentioned information. Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following questions. Which of the following activities conducted by trust is exempt from GST? First, advancement of yoga. Second, advancement of education. C, both A and B. D is neither of the activities. तो जो आपको फर्स्ट पैरा दिया गया है ना, उस फर्स्ट पैरा से चीजें लिंक्ड है. आपको याद होगा आपने चैरिटेबल एक्टिविटीज का एक मीनिंग पढ़ा हुआ है अंडर द जीएसटी लॉ. चैरिटेबल एक्टिविटीज का मीनिंग एक बार देख लेते हैं भाई. चैरिटेबल एक्टिविटीज का मीनिंग जो है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट मीनिंग. तो services by an entity registered under section 12AA of Income Tax Act 1961 by way of charitable activities. ये अलग अलग तरह के जो बाबा अपने ट्रस्ट खोल के रखते हैं उनके लिए. तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा. चैरिटेबल एक्टिविटीज के मीनिंग में क्या क्या आएगा? एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा. तो यार ये जो योगा वाली एक्टिविटी है ना,
जिसके लिए आपने 7500 पर पर्सन चार्ज किया इंक्लूसिव ऑफ स्टे एंड फूड, ये एक कॉम्पोजिट सप्लाई है वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज एडवांसमेंट ऑफ योगा, तो ये एक्टिविटी एग्जेम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट, यहां देखो एंड में क्या लिखा हुआ है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू पर्संस ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया, विलेजेस में। और मेरे क्वेश्चन में क्या लिख के दिया हुआ है, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ पर्संस एजेड अबव 65 ईयर्स इन मेट्रो सिटीज। लॉ सेज कि चैरिटेबल एक्टिविटी तभी होगी इफ द एक्टिविटी इज बीइंग कैरिड आउट इन अ रूरल एरिया, बट यहां पे द एक्टिविटी इज बीइंग कैरिड आउट इन मेट्रो सिटी, तो ये वाली एक्टिविटी टैक्सेबल रहेगी। तो जो आपका एमसीक्यू है उसका करेक्ट आंसर विल बी ओनली पॉइंट ए, एडवांसमेंट ऑफ योगा। नेक्स्ट, determine the value of taxable supply in respect of donations received by the trust. Determine the value of taxable supply in respect of donations received by the trust. तो ट्रस्ट को दो डोनेशंस मिली। एक चीज देखना यार, सॉलिड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो आरओ प्लांट डोनेट किए उसमें नीचे क्या लिखा, डोनेटेड बाय सॉलिड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रस्टेड बाय ऑल। मतलब आरओ वाटर डोनेट तो किए बट अपना एडवर्टाइजमेंट करके चले गए, अपना नाम लिख के गए, ट्रस्टेड बाय ऑल भी लिख के गए कि सब लोग इस पे भरोसा करते हैं। मतलब मौके का फायदा उठा के अपनी मार्केटिंग करके चले गए, तो ये जो डोनेशन होती है वो टैक्सेबल हो जाती है। डोनेशन तभी टैक्स नहीं होगी जब वो फिलॉन्थ्रोपिक नेचर में है और किसी बिजनेस का उससे प्रमोशन नहीं होता, यहाँ पे बिजनेस से प्रमोशन होगा, तो ये डोनेशन टैक्सेबल हो जाएगी। अब जैसे जो बाकी चेयर्स है, चेयर्स पे लिखा है लव ऑल, सबको प्यार करो, तो भाई सीधी सी बात है, यहां पे लॉयर का कोई भी बिजनेस जो है वो एडवर्टाइज नहीं हो रहा है, तो ये वाली डोनेशन एग्जेम्प्ट रहेगी। तो डोनेशन का टैक्सेबल अमाउंट विल बी ₹75,000। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट, इट विल बी ₹75,000। नेक्स्ट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय द ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना ले सकता है? तो यार ट्रस्ट के लिए पहले एक्टिविटी है, जीएसटी ऑफ ₹1,75,000 was paid for the purchase of motor vehicle for transportation of needy persons. Sitting capacity including driver is 13. अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल लेते हो जिसकी सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 या 13 से कम है, तो वहां पे जनरली आपको क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट इज अलाउड ओनली इन 3 सिचुएशंस। नंबर 1, या तो आप उसकी फर्दर आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, या नंबर 2 आप उसको यूज कर रहे हो फॉर इंपोर्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल्स, या फिर आप यू आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। यहाँ पे तीनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है, तो ये तो आपके लिए ब्लॉक्ड क्रेडिट है, इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। दिस इज अ ब्लॉक क्रेडिट एज पर सेक्शन 17(5). Next, GST of ₹2,45,000 was paid for works contract services availed from super builders for construction of trusts office building. ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्टर से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज रिसीव किए, यहाँ पे भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो दोनों ट्रांजैक्शंस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम बाय द ट्रस्ट, आंसर विल बी डी, nil. Next, which of the following statement is are correct under GST law in respect of Gurudwara managed by MM Charitable Trust? तो यार इसके कंटेक्स्ट में भी हमारे पास एंट्री है, तो वो एंट्री देख लेते हैं। क्या एंट्री है इसके कंटेक्स्ट में हमारे पास? ये है, रेंटिंग ऑफ प्रेसिक्नेट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस meant for general public owned or managed by a charitable or religious trust registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर ट्रस्ट जो है वो किसी भी रिलीजियस प्लेस को मैनेज कर रहा है, उसको कल को लेट आउट करते हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन दिस एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। रेंटिंग ऑफ प्रमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया एंड द लाइक वेयर चार्जेस आर ₹10,000 और मोर पर डे। मतलब अगर ये प्रमाइसेस कम्युनिटी हॉल को आप किराए पे दे रहे हो और आपके चार्जेस 10,000 या उससे ज्यादा हैं पर डे के, तो फिर वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर चार्जेस 10,000 से कम है तो वो एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर ₹10,000 और मोर पर मंथ। अगर शॉप से आपने पैसा चार्ज किया पर इस महीने का रेंट जो है वो 10,000 से कम है, एग्जेम्प्ट है। 10,000 या इससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे क्या पोजिशन है भाई, इट रेंटेड द कम्युनिटी हॉल लोकेटेड इन द प्रेसिक्नेट्स ऑफ द गुरुद्वारा फॉर अ रेंट ऑफ ₹8,500 पर डे फॉर अ मैरिज फंक्शन, ये एग्जेम्प्ट है।
Next, it also rented the commercial shop located in the precincts of the Gurudwara for a rent of rupees 10,000 per month per shop. 10,000 and above taxable है, 10,000 से कम है तो exempt है, तो ये exact 10,000 है तो ये taxable है. तो शॉप की लेटिंग आउट इज टैक्सेबल, गुरुद्वारा जो ये प्रेसिक्नेस की लेटिंग आउट है ये एग्जेम्प्ट है. तो यहां पे ये ठीक बैठेगा. रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल इज एग्जेम्प्ट वाइल रेंटिंग ऑफ कमर्शियल शॉप इज टैक्सेबल. तो ये हो गई हमारी केस स्टडी. अब आगे बढ़ते हैं. Determine which of the following independent cases will be deemed as supply even if made without consideration in terms of Schedule 1 of the CGST Act. Section 71C plus Schedule 1. Four activities which are deemed as supply. इसके लिए आपको निमोनिक बताया हुआ है क्लास में. रीड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पर्सन, इसके बाद प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजैक्शन. I is importation of services from outside India in the course of furtherance of business from a related person, and D is disposal of business assets where ITC has been taken. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है AB and Associates transfer stock of goods from its Mumbai branch to Kolkata depot for sale of such goods to the at the depot. तो भाई मुंबई ब्रांच एंड कोलकाता डिपो जो है ये दो अलग अलग एंटिटीज रहेंगी अंडर जीएसटी लॉ. दो अलग अलग रजिस्टर्ड पर्सन रहेंगे. बॉम्बे वाली ब्रांच अलग रजिस्टर होगी, कोलकाता वाला डिपो अलग रजिस्टर होगा. ये डिस्टिंक्ट पर्सन है. लीगल पर्सन तो एक ही है बट जीएसटी के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा. और दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन है तो उसे जीएसटी में सप्लाई माना जाता है, चाहे उसमें कंसिडरेशन नहीं है तब भी. नेक्स्ट, Mr. Raghuveer, a dealer of air conditioners, permanently transfers the motor vehicle free of cost. Disposal एक तरह से. ITC on said motor vehicle is blocked. मतलब ITC आपने इस मोटर व्हीकल पे नहीं लिया और आज की डेट में आप इसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन. अगर आपने ITC लिया होता तो ये सप्लाई होती, क्योंकि आपने यहाँ पे ITC नहीं लिया हुआ तो ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, Mrs. Riddhi, an employee of Sun Limited, received gift from her employer on the occasion of Diwali worth rupees 21,000. एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से 21,000 रुपए का गिफ्ट मिल गए तो 50,000 तक के गिफ्ट सप्लाई नहीं माने जाते, तो ये सप्लाई नहीं है. तो ट्रांजैक्शन में सप्लाई सिर्फ एक ही है ना, तो सेकंड और थर्ड ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ट्रांजैक्शन सप्लाई है. योर करेक्ट आंसर विल बी दिस. ओके. नेक्स्ट, PZY लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार. भाई मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है. The company paid following amount of GST to its suppliers against the invoice raised to it. Compute the amount of ineligible input tax credit under GST law. Very important. Ineligible input tax credit. ICI सही खेल गया यहाँ पे. हमें जब भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं हमसे बोला जाता है कंप्यूट द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट. यहाँ पे एमसीक्यू में बोला कंप्यूट इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो एलिजिबल अगर आप बता के जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, आपको इनएलिजिबल बताना है. जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय PZY लिमिटेड. अगर आप मोटर व्हीकल का जनरल इंश्योरेंस कराते हो, आपको उस जनरल इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लग के आता है उसका जनरली क्रेडिट नहीं मिलता है. लेकिन अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो और आपने कार्स का अगर जनरल इंश्योरेंस करवाया है तो आपके लिए एक्सेप्शन अवेलेबल है, आप क्रेडिट ले सकते हो. तो यहां पे 1 करोड़ का जीएसटी इज एन एलिजिबल क्रेडिट फॉर यू. नेक्स्ट, बसेस परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय सिटिंग कैपेसिटी 23. तो यार जहां पे भी मोटर व्हीकल की सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग द ड्राइवर 13 लोगों से ज्यादा हो जाती है, वहां पे उसका क्रेडिट मिल जाता है इफ इट इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो यहां पे आपको क्रेडिट मिलेगा. नेक्स्ट, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉइज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. अगर एम्प्लॉयर की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है, एम्प्लॉयर की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है अंडर का लॉ कि वो एम्प्लॉइज के लिए लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस ले, तो वहां पे आपको क्रेडिट मिलेगा. तो ये 6 लाख इज एन एलिजिबल क्रेडिट फॉर यू गाइस. नेक्स्ट, आउटडोर केटरिंग इन दिवाली मेला ऑर्गेनाइज्ड फॉर एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज के लिए दिवाली मेला में आपने आउटडोर केटरिंग अरेंज की है, तो यार आउटडोर केटरिंग का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो अगर आपको क्वेश्चन बोलता है ना कंप्यूट द एलिजिबल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, आप इन तीनों का टोटल बताते हैं. अगर आप इस क्वेश्चन को तरीके से नहीं पढ़ते ना, आई एम डैम श्योर आप 1 करोड़ 31 लाख आंसर लिख के आते हैं. बट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो द आंसर विल बी रुपीज 3,50,000. डन है जी. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अंडर द जीएसटी लॉ. If the supplier has erroneously, अब पूछा कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है.
सही क्वेश्चन बनाया है इस बार आईसीआई ने. If the supplier has erroneously declared a value which is more than the actual value of goods or services provided, then he can issue credit note for the same. मतलब ओवर बिलिंग हो रखी है, आपने वैल्यू ज्यादा दिखा दी है इनवॉइस में और वैल्यू असल में है कम, तो ये ओवर बिलिंग है. देन ही कैन इशू क्रेडिट नोट फॉर द सेम. तो ठीक है यार, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. नेक्स्ट, if the supplier declared some special discount which is offered after the supply is over, then he cannot issue credit note under GST law for the discount offer. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो होता है ना, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए आप कहते हो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का एडजस्टमेंट मिल जाएगा जब 3 कंडीशंस फुलफिल होती है. नंबर 1, दैट डिस्काउंट शुड हैव बीन नोन पहले से ही, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज उसकी होनी चाहिए, उसका अग्रीमेंट पहले से होना चाहिए. द वैल्यू शुड बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज एंड द रेसिपिएंट शुड हैव रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन हिज इनवर्ड लेग. तो सीधी सी चीज है, अगर आप सप्लाई के बाद कोई स्पेशल डिस्काउंट दे देते हो तो यार उसका एडजस्टमेंट जीएसटी के लॉ में नहीं मिलता. जब उसका एडजस्टमेंट ही नहीं मिलता तो आप उसके लिए क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर सकते. उसका एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा और जब एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा तो फिर आप उसका क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर सकते. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. अगर पहले से ही कोई डिस्काउंट है जो रेगुलर प्रैक्टिस है या पॉलिसी हो जिसके बारे में आपको पता है तो एडजस्टमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. यहाँ पे सम स्पेशल डिस्काउंट मतलब कुछ अलग से ही स्पेशल डिस्काउंट निकाल दिया सप्लाई के बाद, तो इसका एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, if the quantity received by the recipient is more than what has been declared in the tax invoice, मतलब कस्टमर को क्वांटिटी ज्यादा मिली थी लेकिन आपने बिल में कम दिखाई है, मतलब इट इज अ केस ऑफ अंडर बिलिंग. तो अंडर बिलिंग को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या इशू कर देते हैं, अंडर बिलिंग को रेक्टिफाई करने के लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं. द सप्लायर कैन इशू डेबिट नोट फॉर द सेम. तो ये भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है भाई स्टेटमेंट. देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न. बिल्कुल गलत है ये. डेबिट नोट की डिटेल्स आपको टाइम बाउंड मैनर में देनी होती है, रिक्वायर्ड टू गिव इट बाय 20th October ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द कंसर्न फाइनेंशियल ईयर व्हिचएवर इज अर्लियर. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो आपके लिए जो आंसर आएगा वो पॉइंट नंबर 7 आएगा. सो 7th के अंदर आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं, बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. नेक्स्ट 8th, Miss Pearl is a classical singer. She wants to organize a classical singing function, so she booked an auditorium for 10th August for a total amount of rupees 20,000. She paid rupees 5,000 as advance on that date. The classical singing function was organized on 10th October. The auditorium owner issued invoice to Miss Pearl on 25th November amounting to 20,000. Pearl made balance payment of 15,000 on 30th November. Determine the time of supply in this case. तो यहाँ पे आप कौन सा सेक्शन लगाओगे, आप 13(1) लगाओ सर्विसेज का, 13(2) लगाओ सर्विसेज का FCM. वहां पे हम कहते हैं कि अगर आपका इनवॉइस टाइम पे आ गया, so your time of supply is date of invoice or date of payment whichever is earlier. अगर आपका इनवॉइस टाइम पे नहीं आया तो your time of supply is date of completion of service or date of payment whichever is earlier. आपकी सर्विस कब कंप्लीट हुई है, आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है 10th October को. दिस इज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस. और आपका इनवॉइस कब आ रहा है, आपका जो इनवॉइस है वो आपका इनवॉइस आ रहा है 25th November को. तो आपका इनवॉइस टाइम पे है या लेट है, आपका जो इनवॉइस है ना वो इनवॉइस आपका लेट है. दिस इनवॉइस इज लेट. जब इनवॉइस लेट है तो योर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. तो पहली 5,000 की पेमेंट की बात करूं तो डेट ऑफ कंप्लीशन तो है वो 10th October है और डेट ऑफ पेमेंट जो है वो डेट ऑफ पेमेंट आपकी 10th August है. तो 5,000 का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 5,000 का टाइम ऑफ सप्लाई 10th August होगा. अब मैं बात करूं बैलेंस 15,000 रुपए की, तो बैलेंस 15,000 में डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो आपकी 10th October है और आपकी जो डेट ऑफ पेमेंट है वो डेट ऑफ पेमेंट आपकी 30th November है. तो इन दोनों में से जल्दी कौन सा, इन दोनों में से जल्दी 10th October है. तो पहले एक टाइम ऑफ सप्लाई इज 10th August फॉर रुपीज 5,000 एंड 10th October फॉर 15,000. नेक्स्ट, ABC Limited generated e-way bill on 12th Feb at 2 in the afternoon. It used over-dimensional cargo for a distance of 100 किलोमीटर. आपको अमेंडमेंट क्लास में बताया था मैंने कि ई-वे बिल के लिए चेंज है, लेकिन वो चेंज नॉर्मल केसेस के लिए एप्लीकेबल है, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए नहीं है.
नॉर्मल केसेस में वैलिडिटी पीरियड वाज 1 डे फॉर 100 किलोमीटर्स ऑफ पार्ट देयर ऑफ, लेकिन अब कर दिया गया है 1 डे फॉर 200 किलोमीटर्स ऑफ पार्ट देयर ऑफ। लेकिन ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए जो लॉ पहले था वही है, क्या लॉ है? 1 डे फॉर 20 किलोमीटर्स ऑफ पार्ट देयर ऑफ। तो यार 100 किलोमीटर्स के लिए आपको 5 डेज तक का टाइम अलाउ किया जाएगा इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। आपका 12 फेब जो है, 12 फेब को दोपहर के 2 बजे ईवे बिल जनरेट किया गया है। तो आपका जो रेलिवेंट डे है ना, या रेलिवेंट डेट है, इट विल एक्सपायर ऑन 12th और 13th की मिडनाइट को। 12th और 13th के बीच में जो मिडनाइट आएगी तब आपका रेलिवेंट डे एक्सपायर होगा। तो अगर आप मेरे को इसमें 5 डेज ऐड करने हैं तो 5 डेज विल बी 17th खत्म होगा और 18 जब शुरू होगा उस मिडनाइट तक आपके ईवे बिल की वैलिडिटी चलेगी, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट, determine in which of the following independent cases e-invoicing is applicable. Determine in which of the following independent cases is e-invoicing applicable. तो यार ई इनवॉइसिंग के लिए हमने पढ़ा, है इनवॉइसिंग के लिए पहले लिमिट 500 करोड़ थी, लेकिन जो अब दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए लिमिट एप्लीकेबल है वो है 50 करोड़। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ या इससे ज्यादा 50 करोड़ से ज्यादा है तो आप पे ई इनवॉइसिंग का लॉ लगेगा फॉर B2B सप्लाईज। So Harnam and Company dealing in interior decoration products made supplies to various registered and unregistered person in the preceding financial year. The aggregate turnover of Harnam and Company in the preceding financial year is 60 crores. तो यार प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर हरनम एंड कंपनी का जब 60 करोड़ है तो इन पे ई इनवॉइसिंग का लॉ लगेगा। दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ ई इनवॉइसिंग इन केस ऑफ B2B सप्लाईज। B2B सप्लाईज के लिए इन्हें ई इनवॉइसिंग का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। Next, rich and poor bank, Amir or Garib Bank, registered under GST, has an aggregate turnover of rupees 75 crore in the preceding financial year. Rich and poor bank, registered under GST, has an aggregate turnover of rupees 75 crore in the preceding financial year. Banks, insurance companies, financial institution, इन सबको ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो ये भाई स्पेसिफाइड असेसीज हैं, स्पेसिफाइड सप्लायर्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो इन पे तो नहीं लगेगा ई इनवॉइसिंग का लो। पॉइंट नंबर 1, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। पॉइंट नंबर 2, ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल। Next, Mr. Nikunj, a supplier of goods pays GST under regular scheme. He is not eligible for any threshold exemption. He has made the following outward taxable supplies in the month of August. Intrastate supplies of goods 6 lakhs, interstate supplies of goods 2 lakhs. He has also furnished following information in respect of purchases made by him from registered dealers during August. Intrastate purchase of goods 4 lakh, interstate purchase of goods 50,000. Balance of ITC available at the beginning of August: CGST 15,000, SGST 35,000, IGST 20,000. Rate of CGST, SGST, IGST to be 9, 9, 18% respectively. Standard ITC वाले जो question है, तो यार ये परचेज है, इंट्रास्टेट है, इस पे CGST 36 पे किया होगा आपने, SGST आपका 36 होगा, इसका आप क्रेडिट ले सकते हो। 50,000 पे 18% के हिसाब से आपका IGST 9,000 है। तो आपके पास अगस्त एंड में क्या क्रेडिट रहेगा? 15,000 प्लस 36, कुल मिला के ये 51 हो जाएगा। SGST में 35,000 प्लस 36,000, ये कुल मिला के 71 हो जाएगा। 20,000 प्लस 9,000, ये कुल मिला के आपका 29,000 हो जाएगा। तो 51, 71 एंड 29, ये तो आपके ITC है। उसके बाद आपकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी भाई? 6 लाख पे 9% से आपके CGST की लाइबिलिटी 54 है, आपकी SGST की लाइबिलिटी 54 है। इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स, तो IGST की लाइबिलिटी 2 लाख इंटू 18% 36,000 है। तो यार ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब एक चीज देखो, CGST, SGST एंड IGST, आउटपुट लाइबिलिटी 54, 54, 36 माइनस ITC। सबसे पहले आप ITC इस्तेमाल करोगे, IGST का टोटल क्रेडिट आपके पास कितना है? 29,000, 29 ही एडजस्ट कर दिया आपने। उसके बाद आप आगे जाते हो, CGST में आपके पास क्रेडिट जो बचा हुआ है, क्रेडिट आपके पास है 51, तो 51 यहां एडजस्ट हो गया। एंड लास्ट SGST,
यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे 54 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी आएगी? IGST नील, कुछ नहीं देना, SGST कितना? नील, CGST कितना? 3,000 आपको कैश में देना है। बैलेंस IGST क्रेडिट, बैलेंस SGST क्रेडिट आपका है कितने का क्रेडिट? टोटल 71 का है, तो 71 में से 54 यूज हो गया, 7 यूज हो गया, तो आपका 10,000 बचा, 10,000 बैलेंस बचा हुआ है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Namo Shankar Limited, a registered supplier in Mumbai, Maharashtra, has supplied goods to Nara Traders and Nandi Motors Limited in Ahmedabad, Gujarat and Pune, Maharashtra respectively. Supplier जो है ना वो महाराष्ट्र में है, ये नारा ट्रेडर्स जो है वो गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात, और जो ये नंदी मोटर्स लिमिटेड है ये पुणे में है, महाराष्ट्र। तो देखने से ये लगता है कि यार ये महाराष्ट्र हो गया, पुणे महाराष्ट्र में। देखने से ये लग रहा है कि यार ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा है और नारा ट्रेडर्स वाली है वो इंटर है। ये लिखा भी हुआ है लास्ट पे, नेक्स्ट पेज पे भाई, CGST 9%, SGST 9%, IGST 18%, make suitable assumptions wherever necessary. The supply made to Nara Traders is an interstate supply. आराम से आपको लिख के दिया हुआ है पीछे ये। तो भाई यहाँ पे तो IGST लगेगा 18% पे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उस पे IGST आएगा 18% पे, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उस पे CGST और SGST 9% पे आएगा। Compute the GST liability, CGST, SGST or IGST as the case may be of Namo Shankar Limited for the given month. Assume the rate of taxes to be as under. Next, items given in point second to F have not been considered while arriving at the price of goods given in point 1 above. मतलब यहाँ पे जो प्राइस दिया गया है उसमें भी इनका एडजस्टमेंट होना है। तो यार पैकिंग चार्जेस और कमीशन चार्जेस इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 11,000 आएगी और उसका 18% जो है वो आपकी IGST की लाइबिलिटी 1980 आ जाएगी। नेक्स्ट 30,000 में आप 2,000 के पेमेंट चार्जेस ऐड करोगे और आप साथ के साथ 1,000 का डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट, हाथों हाथ पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट इनवॉइस पे रिकॉर्ड हो गया, तो 1,000 का बेनिफिट डिस्काउंट अलाउ करेगा। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज अलाउड टू बी डिडक्टेड इफ इट हैज बीन शोन ऑन द इनवॉइस। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई 31,000 आएगी। 31,000 का 9% विल बी CGST एंड 31,000 का 9% विल बी SGST। वेरी सिंपल, एक्सेसिवली सिंपल फॉर अस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विद दिस हमारा फिर ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। Examine whether the liability to register compulsorily under Section 24 of the CGST Act 2017 arises in each of the independent cases mentioned below. Examine whether the liability to register compulsorily under Section 24 of the CGST Act 2017 arises in each of the independent cases mentioned below. Hira, a supplier in Haryana, is exclusively engaged in supply of potatoes produced out of cultivation of his own land with Haryana and also outside Haryana. तो यहाँ पे सेक्शन 23 में आपने पढ़ा हुआ है, an agriculturist who is engaged in supplying only agricultural produce cultivated by him is not liable for registration. The exact language आप लोगों ने यही पढ़ी हुई है, मैं रीड आउट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए जो exact language है। The exact language is, as per Section 23 of the CGST Act, an agriculturist is not liable for registration to the extent of supply of produce out of cultivation of land. तो यहाँ पे आप registration के लिए liable नहीं हो, although आपका turnover चाहे applicable limit से ज़्यादा हो, but still आप registration के लिए liable नहीं हो। Next, Anaya of Telangana is exclusively engaged in intrastate supply of toys. Its aggregate turnover in the current financial year is 22 lakhs. इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टॉयज, भाई इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टॉयज सबसे पहले सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर आप गुड्स को इंटरस्टेट सप्लाई करते तो सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, बट ये तो क्या करते हैं, इंट्रास्टेट। अब आपको याद होगा, इफ देयर इज अ पर्सन हु इज एन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, तो उसके लिए जो आपने सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड पढ़ा हुआ है, आपकी 4 स्टेट्स है जहां पे आप 10 लाख का थ्रेशोल्ड लेके चलते हो, वही मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसके बाद आपकी कुछ प्लेसेस हैं जहां पे आप 20 लाख की लिमिट लेके चलते हो और कुछ जगहों पे 40 लाख की लिमिट लेके चलते हो।
तेलंगाना जो है ना वो 20 लाख वाले ग्रुप में आती है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी लिमिट्स। तेलंगाना जो है वो 20 लाख वाले ग्रुप में आती है। तो तेलंगाना जब 20 लाख वाले ग्रुप में आती है तो तेलंगाना के जो यहाँ पे अन्य है जिनका तेलंगाना में 22 लाख का टर्नओवर है, उनके लिए एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख थी। व्हेन दे हैव क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ ₹20 लाख, इनके लिए रजिस्ट्रेशन क्या है? इनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर देम। ठीक है जी। सो विद दिस वी हैव वेरी easily covered the RTP in less than 2 hours, each and every aspect, whether it be MCQ, whether it be subjective portion. प्लीज इस RTP को आप अपने एंड पे कीजिएगा। इसमें कोई भी डाउट आएगा तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व दैट डाउट फॉर यू। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव था RTP कवर करने का, जो हमने बहुत अच्छे से अचीव किया है। Now in the next coming videos we will be doing certain revisions as well as we will be solving the mock test paper which will be released by ICI. ठीक है जी। So till then, bye bye, take care, see you guys soon on YouTube. Stay tuned. Bye bye.